ओके सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक आज का हम लोग का इकोनॉमिक्स में है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ध्यान देना, जो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग ने अबाउट 4 या 5 चैप्टर आई गेस हम लोग सप्लाई चैप्टर अच्छे से क्लोज कर चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और भी चैप्टर भी अभी तो जो है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो स्टार्ट होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो समझाने लायक अच्छा चैप्टर हमारा है, रेवेन्यू है, कॉस्ट है, मार्केट इक्विलिब्रियम है, तुम्हारा प्रोडक्शन फंक्शन तुम्हारा सब समझाएंगे, ध्यान से देना। बस मेरा मन क्या किया कि कुछ लोग का शायद एग्जाम हो सकता है, एग्जाम के पोर्शन में तुम लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स हो सकता है, शायद मुझे लगा ऐसा। तो मैंने क्या सोचा कि तुम लोग का फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा है वो मैं स्टार्ट कर दूं अभी से मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एक तो इंटरेस्ट हमारा बना रहे, हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे। 1 हफ्ते का टारगेट हमारा रहेगा कम से कम कि इस चैप्टर को पूरा करने के बाद हम लोग फिर मैक्रो वापस एंटर कर जाएंगे। या फिर मैं देखता हूँ, थोड़ा टाइम मुझे कम मिल रहा है आजकल, तो मेरा भी क्लास स्टार्ट हो गया, मॉक्स चल रहा है। तो अगर मुझे मिला तो 2 क्लासेस चला देंगे, एक क्लास चला देंगे इकोनॉमिक्स का, चला देंगे पैरेलल, ठीक है। रिकॉर्डिंग रहेगा, एंड में देख सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग माइक्रो पूरा करने के बाद तो फिर से स्टार्ट करेंगे। चलो जो भी एनीवे, हम लोग आज का जो क्लास स्टार्ट करते हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने पेंसिल लिख दिया इन शॉर्ट टर्म, ध्यान देना। तो सबसे पहला बात है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो जरूरी नहीं कि जो हम लोग आज तक सोच अपना बिल्ड किए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेके, ध्यान देना, सेम हमारा काम करे मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी। तो पता ही है ब्रांच अलग अलग है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये जब भी एट्रीब्यूट्स को स्टडी करता है इकोनॉमिक्स के, वो तुम्हारा एक एग्रीगेट लेवल पे तुम्हारा करता है, मतलब बड़े लेवल पे कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दिक्कत क्या होता है यहाँ पर, जो हमारा अप्रोच है, जो डायमेंशन सोचने का हमारा, हमको हल्का सा चेंज करना पड़ेगा कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो है क्या, ध्यान देना। तो अगर बात मैं करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो यहाँ पे चैप्टर्स मिलेंगे ऐसे जो तुम्हें समझाएंगे पूरे इकोनॉमी के बारे में एज अ होल, ध्यान देना। मतलब कह लो कि गवर्नमेंट जिस तरीके सोचती है किसी भी चीज को लेकर, वो तुम समझोगे इस वाले सेक्शन में माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ध्यान दो। तो माइक्रो मैक्रो कंफ्यूज मत होना बच्चे हो तुम लोग, तो दोनों को अलग अलग लेके चलना। बाकी किसी को डाउट अगर हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, ताकि मैं अगले सेशन में क्या करूं, उन टॉपिक्स पर ध्यान दे सकूं कि कहाँ पे चेंज और कहाँ पर क्या मुझे करना है, ठीक है। तो बात करते हैं चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर हमारा है, तो किसी को डाउट हो कि मैं फर्स्ट चैप्टर में तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो वेट करना, अभी आगे तुम्हें सब मिल जाएगा चैप्टर सोचेस, ठीक है। हालांकि सीबीएसई में भी तुम्हारा ये चैप्टर है और आईएससी में भी तुम्हारा चैप्टर थ्योरी इनकम एम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं टॉपिक पे, ध्यान दें। तो गवर्नमेंट के पास एक दिक्कत हमें हर साल चला आता है, हर साल ध्यान देना चला क्यों आता बताता हूँ, आगे बात करेंगे। कि गवर्नमेंट को दिखा था कि हर एक साल में गवर्नमेंट को एक ऐसा पीरियड मिलेगा 2 या 3 महीनों का नियर अबाउट, कि गवर्नमेंट को ये लगेगा कि पूरी इकोनॉमी में जो है सब चीज जो बड़ा सुस्त हो गया। सुस्त मतलब आइडल हो गया, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहे, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, कंपनियां प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं, लोग जो है डिमांड नहीं कर रहे हैं। अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तब तुमको समझना पड़ेगा इस चैप्टर के बारे में, कि हम यहाँ पे बात करें शॉर्ट रन के बारे में। अगर मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, मैं बोल दूं, समझाता हूँ पहले चैप्टर का बैकग्राउंड तुम्हारा क्या है। तो गवर्नमेंट के पास ये दिक्कत हर साल चला आता है कि 3-4 महीने का ऐसा पीरियड तुम्हारा होता है ना। अगर मैं तुम्हें अगर प्रैक्टिकली बताऊं, ऑन रिकॉर्ड ना बताऊं, तो लेके चलो मई से लेके जून जुलाई तक, ध्यान देना। तो मैं कंसीडर करोगे ना, तो कोई भी फेस्टिवल, कोई भी चीजें, या फिर कोई भी ऐसा चीज इस मई और जुलाई के बीच में कभी नहीं होता। जो बिजनेस होता है पूरे इंडिया का, ध्यान देना, वो सुस्त या फिर नॉर्मल हो जाता है तुम्हारा इस पीरियड में। मतलब अगर मैं कह के चलूं कि अगर जो ग्राफ है बिजनेस का वो चल रहा है, बाकी सालों में कुछ ऐसा सा चल रहा है, तो 3 महीनों के अंदर वो ग्राफ एकदम स्ट्रेट हमारा होता है। क्यों? 30-3 महीनों के अंदर ध्यान देना, जो इकोनॉमी का हमारा डिमांड होता है वो सबसे निचले स्तर पे होता है, मान के चलो। क्यों ऐसा? क्योंकि इस पूरे 3 महीने के अंदर मई जून जुलाई ना कोई फेस्टिवल होता है, ना ही कोई छुट्टियां होती हैं। जो भी इकोनॉमिक हमारे एक्टिविटीज होती है, मतलब कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत ही कम या स्टैग्नेंट हमारी हो जाती है। हम एक्सेस कंजम्पशन नहीं करते। लेकिन जैसे ही पीरियड बीत जाता है हमारा, मान के चलो सितंबर अगस्त, ये हमारा अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर में चला आता है, तो हमारे इंडिया में क्या फेस्टिवल चले आते हैं। तुम ध्यान करो, देखो जितने तुम कपड़े, इतना तुम खर्च पूरे साल भर में नहीं करते हो, उतना तुम खर्च करते हो सिर्फ उस फेस्टिवल में, जो कि तुम्हारा दुर्गा पूजा है या दिवाली या फिर छठ पूजा, मान के चलो। ये फैक्ट है। ऐसा कहा जाता है इंडियन इकोनॉमिक्स में कि जितना बिजनेस, ध्यान देना, जितना बिजनेस पूरे इंडिया में 10 महीनों में होता है, ठीक उतना ही बिजनेस तुम्हारा इन 2 महीने में होता है। समझ में आया कुछ चीजें?
और जो बीच का जो मैंने पीरियड में गिनवाया तुम लोग को मेरे बेसिस पर, ऑफ रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड में नहीं कह रहा हूँ, कि मई जून जुलाई जो होता है वो इस 3-4 महीनों के अंदर जो कंजम्पशन होता है लोगों का इकोनॉमी में बहुत ही कम हो जाता है। तो कंजम्पशन कम होने का पता एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पे। अब यहाँ पूरा चेन क्या है पूरा, सबसे पहले समझना कि इन 3-4 महीनों के अंदर तुम्हारा जो है प्रोडक्शन सॉरी डिमांड में बहुत कमी आता है, डिमांड नॉर्मल लेवल पे तुम्हारा रहता है। तो इस समय क्या डिमांड के नॉर्मल लेवल पे रहने का या फिर कंजम्पशन के कम हो जाने का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी इकोनॉमी के प्रोडक्शन सेक्टर पर। अब तुम सोचो किसी एरिया में अगर एक दुकान खुल जाए और लोग वहां कस्टमर वहां पे जाए ना दुकान से लेने के लिए, तो क्या दुकान वाला फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट कमाएगा? प्रॉफिट नहीं कमाएगा फॉर श्योर। और प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो क्या वो नेक्स्ट अपनी दुकान पे कुछ नया सामान लाके भरेगा? देखिएगा तो यहाँ तो कस्टमर ही नहीं है, दुकान तो मैंने ओपन कर लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे दिक्कत क्या मुझे समझ में आया, कस्टमर्स क्योंकि डिमांड यहाँ पर नहीं है तो वो चीजों को नए लाएगा भी दुकान में लेकर नहीं आएगा। इससे दिक्कत क्या होगा राइस, कि जो उसके दुकान में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो उसके दुकान में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका भी जॉब चला जाएगा। कि दुकानदार देखेगा कि हमारे तो कस्टमर यहाँ तो आए नहीं है दुकानों में, हम जो यहाँ पे स्टाफ काम करे दुकान में मेरे, उसको मैं सैलरी कहाँ से पे करूंगा? समझ में आ रहा है? तो एम्प्लॉयमेंट चला गया। तो यही जो चीज तुम्हें समझ में आया कि इन शॉर्ट टर्म ध्यान देना, जो हमारा पूरे इकोनॉमी का जो डिमांड डाउन होता है, क्यों होता है समझाऊंगा मैं तुम्हें आगे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में तुम्हारा जो कंजम्पशन डाउन होता है इसके कारण जो पहला इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है प्रोडक्शन के ऊपर। अब भैया कंजम्पशन अगर होगा ही नहीं तो जो कंपनियां हैं वो सामान क्यों बनाएंगी? सामान भी नहीं बनाएंगी क्योंकि मुझे पता वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सामान बनाने में खर्च लगता है, और अगर सामान मेरा अनसोल्ड रह गया तो पैसा हमारा ब्लॉक हो जाएगा। सेल अगर कंटिन्यू रहेगा तो प्रोडक्शन भी कंटिन्यू रहेगा, अगर सेल बंद हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। अब आते अगले इम्पैक्ट के ऊपर, एक चेन कह लो, मतलब पहले डिमांड कम हुआ, डिमांड कम होते ही प्रोड्यूसर लोगों ने क्या कर दिया, अपने प्रोडक्शन को कम कर दिया। सेकेंड स्टेप ध्यान देना। अब इस प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट जो था, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में परमानेंट एम्प्लॉय के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन मतलब वर्किंग क्लास के बारे में जो तुम्हारे अनस्टेबल या फिर नॉन परमानेंट हमारे काम है, तो उनको जॉब मिलेगा, काम अगर नहीं है तो उनको जॉब से हटा दिया जाएगा। ठीक है, कह सकते हो तुम्हारा टेम्पररी वर्कर्स चलो गए। ठीक है, देखो मैक्रोइकोनॉमिक्स अगर तुमको समझाऊंगा मैं पॉइंट टू पॉइंट ना बुक से ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जाम्पल या चीजों को चेंज करके मैं टॉपिक पर ला रहा हूँ तुम लोग। तो प्रोडक्शन कम हो गया, अब प्रोडक्शन जब कम हो गया तो लोग काम ही नहीं करेंगे, काम ही लोगों को नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, मेरा एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगा लोगों का तो लोगों का इनकम कम हो जाएगा फॉर श्योर, और लोगों का इनकम कम हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, खर्च करना फिर से बंद कर देंगे, और फिर से खर्च करना बंद कर फिर से वही चीज होगा, वापस से पहुंचे। मैं सर्कल यहाँ पे ध्यान दें, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो तुम लोग, यहाँ समझ सकते हो एक सर्कल यहाँ पर, विशेष सर्कल चलो कह सकते हो। पहले डिमांड कम हुआ, फिर प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कम हुआ तो मेरा जॉब से एम्प्लॉयमेंट कम हो गए, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो मेरा इनकम कम हुआ, इनकम कम हुआ तो मैंने फिर से अपना कंजम्पशन कम कर दिया, कंजम्पशन कम किया तो फिर से और जो हमारा है डिमांड और कम हो गया, फिर से करते करते एक सर्कल चलते चल जाएगा। तो समझ में आ रहा है? जरा मुझे रिप्लाई करो यस या नो व्हाट्सएप में, थोड़ा थोड़ा भी के लिए, जितना मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म में हमारा होता है ये चीज, कोई एंटर करना, तुम रिप्लाई करो मुझे व्हाट्सएप में कि सब हमारा जो होता है शॉर्ट टर्म में ही हमारा होता है, ध्यान देना, लॉन्ग रन में चीजें नॉर्मल चलती है। तो मुझे रिप्लाई अच्छा एक दो का रिप्लाई आया है, ठीक है, चलो समझ में कम से कम तुम लोग को आ रहा है, टच में रहना, वरना मैक्रोइकोनॉमिक्स ऊपर से पार होगा तो तुम लोग इससे लर्न करना पड़ रहा है मेरे को, लर्निंग नहीं चाहिए यहाँ पर, समझना ज्यादा था, बाकी तो लर्न अपना आराम से हो जाएगा। तो इसी शॉर्ट रन में ना ध्यान देना, गवर्नमेंट को क्या है कि गवर्नमेंट की चक्का फंस गया। चक्का फंसने का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक व्हील का कॉन्सेप्ट हमारे इकोनॉमिक्स में, व्हील चलते रहना चाहिए, डिमांड होते रहना चाहिए, प्रोडक्शन होते रहना चाहिए, जॉब मिलते रहना चाहिए, इनकम आते रहना चाहिए, फिर से कंजम्पशन होते रहना चाहिए, फिर से कंजम्पशन हुआ ना, फिर से प्रोडक्शन होते रहना चाहिए। समझ में आ चीज है, इसे कहते हैं इकोनॉमिक व्हील। लेकिन जहां किसी भी इकोनॉमिक व्हील का एक सेक्शन में अगर रुक जाएगा ना तो पूरा इकोनॉमिक व्हील रुक जाएगा। जैसे मैंने बताया अभी कि मैंने प्रोडक्शन कम किया, सही कंजम्पशन हम लोगों ने कम कर दिया, इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कम होते ही लोगों को जॉब मिलना कम हो गया, जॉब कम होते ही लोगों का इनकम कम हो गया, या इनकम जीरो हो गया मान के चलो, इनकम जीरो हो गया, वो डर गए,
अब वो और खर्च करना बंद कर दिए, खर्च करना बंद किए तो फिर से प्रोडक्शन कम हो गया, सर्कल यहाँ पर पूरा चीज का। मैं एग्जांपल तुम्हें दूंगा, द बेस्ट एग्जांपल इस चैप्टर का मान के चलो कोरोना लेके चलो, लास्ट ईयर लेके चलते हैं, अभी तो खैर हाल चाल ठीक थोड़ा सा हो गया, लेकिन लास्ट तुम अगर अज्यूम करोगे 23 मार्च या अप्रैल में लास्ट ईयर क्या हुआ था कि पूरा इंडिया लॉकडाउन हो गया था, तो प्रोडक्शन हुआ, डिमांड हुआ था, डिमांड नहीं हुआ था, लोग टेम्पो में नहीं बैठ रहे थे, लोग नए कपड़े नहीं खरीद रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ एग्रीगेट 80% के बारे में बात कर रहा हूँ, 20% कपड़े खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसा ऑनलाइन, लेकिन बात करता हूँ मैं 80% के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो क्यों ऐसा, लोग क्यों कंजम्पशन नहीं कर रहे थे, पता है ये कंपनियां बंद है, तो शायद अगले महीने मुझे जॉब मिले, सैलरी मिला मिले, लेकिन जो पैसा बचा के रखो, तो एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना, दाल चावल रोटी खा लो, काम करो। लेकिन आए दिन नॉर्मल केसेस में हम लोग सब कुछ खर्च करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, नया सेलफोन खरीदते हैं, लेकिन जब भी कुछ दिक्कत ऐसा होता है हम वहां पे कंजम्पशन कट डाउन कर देते हैं। कट डाउन होते ही क्या हुआ, 3-4 महीनों के लिए पूरा इंडिया की इकोनॉमी क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो एम्प्लॉयमेंट कम। तो गवर्नमेंट अभी तो खाली कोरोना का बहुत, ये पैंडेमिक आया था, ये स्पेशल केस लेके चलो, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन, मैंने क्लास जहाँ था 11th क्लास में ग्रेट डिप्रेशन अलग था, सेम कोरोना को भी डिप्रेशन लेके चलो, लेकिन हर साल मई जून जुलाई अगस्त ऐसा चीज आता ही है जहाँ पे इकोनॉमिक व्हील हमारा क्या रुक जाता है। तो इस वाले में गवर्नमेंट को एक टेंशन हो जाता है कि 3-4 महीने के लिए अगर हमारा इकोनॉमिक का व्हील रुक गया, तो शॉर्ट टर्म में जो हमारा व्हील रुका है ना, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल देगा। मैं रिपीट करता हूँ, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल देगा। तब वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, इस चैप्टर का यूज करती है और इस थ्योरी की यूज करती है, जहां पर देखती है कि जो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट है, जो इनकम है, उसको बढ़ाया कैसे जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर में समझ में आएगा कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ाया कैसे जाए, जिससे कि इनकम कैसे बढ़े लोगों का। चक्का रुक गया ना जी, चक्के में तो जहां जिस पॉइंट पर रुका वो उसको हटाना पड़ेगा, तभी व्हील फिर से घूमेगा। सेम चीज यहाँ पे, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कंजम्पशन तभी बढ़ेगा जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तुम्हारा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन जो ही बढ़ा फिर से प्रोडक्शन बढ़ गया, तो मतलब व्हील फिर से घूमना स्टार्ट हमारा होगा। तो अब अगर गवर्नमेंट को इनकम या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है शॉर्ट रन में, ध्यान देना मैं बार बार इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ शॉर्ट रन, क्योंकि लॉन्ग रन का भी हमारा कॉन्सेप्ट है आगे जाके मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यहाँ पे मैं शॉर्ट रन बात करता हूँ। तो ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट को। अब तुम अपने गवर्नमेंट मान लेना कि तुमको भी कल को जॉब करना जाके वैसे ही मान के चलो, यहाँ पर समझना कि तुमको पता होना चाहिए कि जो इनकम होता है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है किसी भी कंज्यूमर का, ये सभी कंज्यूमर का इंडिया में मान के चलो, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि नहीं। तभी ना जब तुम उस पर काम करोगे, तभी ना उन फैक्टर्स पे तुम वर्क करोगे ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, ताकि मेरा इनकम बढ़ जाए। उसे बिना कैसे कर पाओगे। तो ये चैप्टर तुम्हें समझाता हूँ सभी थ्योरीज के बारे में कि शॉर्ट रन में ध्यान देना गवर्नमेंट क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करती है, ताकि जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जो सिनेरियो जो रुक गया है, जो कम हो गया अचानक से, ये बढ़ जाए। मैं एग्जांपल दूंगा, चलो कंजम्पशन तो हम लोगों ने कम कर दिया, इसके बाद क्या होगा, कंपनियां प्रोडक्शन कम कर देंगी, प्रोडक्शन कम तो जॉब कम, जॉब कम तो इनकम कम, इनकम कम तो फिर से कंजम्पशन कम। तो गवर्नमेंट में बहुत सा एग्जांपल है, मैं उसमें तुमको एग्जांपल अभी बताऊंगा रेफरेंस देने के पर्पस पे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, देखिए कि कंज्यूमर्स परचेज नहीं कर रहे ना, कंज्यूमर्स तो खरीद नहीं रहे हैं, जब तक वो खरीदेंगे नहीं, कंपनियां बनाएंगे नहीं, जॉब देंगी नहीं मार्केट में वो, तो गवर्नमेंट कंज्यूमर्स के बिहाफ में क्या करती है, खुद परचेज करना स्टार्ट कर देती है। रिपीट, खुद परचेज करना स्टार्ट कर देती है। मान के चलो कार कंपनियां, हमारे इंडिया में जो है जॉब एम्प्लॉयमेंट का तुम अगर देखोगे, जो रेशियो हमारा है 35% तुम्हारा जो होता है जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, ध्यान देना इसमें तुम्हारा मशीन्स भी आ गया, कारें भी तुम्हारी चली हैं, सभी चीजें ठीक है। तो यहाँ समझना कि जब हम लोग परचेस नहीं कर रहे गाड़ियां, तब गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने डिपार्टमेंट के लिए नई गाड़ियां परचेस कर लेती है। गाड़ी बिका बिका तो फिर से कंपनियां बनाएंगी, गाड़ी बनाएंगी तो फिर से लेबर एम्प्लॉय करेंगे, फिर से लेबर एम्प्लॉय तो पैसा आया, चक्का घूम गया। ध्यान देना, एग्जाम्पल दिया मैंने, ध्यान देना कि अगर कंज्यूमर्स परचेज ना करे तो गवर्नमेंट परचेज कर ले, तो भाई बिका ना, अब फिर से पैसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। मैं एग्जाम्पल एक और दूंगा, फिर टॉपिक मेंटेन कर जाऊंगा। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, देखेगी कि लोगों के पास पैसे है ही नहीं, गवर्नमेंट भी खर्च नहीं कर सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट पैसे लिमिटेड हमारे हैं। तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी, बैंकों को बोल देगी कि भैया क्रेडिट कार्ड इशू करो, आप लोगों को लोन दो, ठीक है। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में पढ़ेंगे आगे जाके, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन,
नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को बोलेगी कि अपना इंटरेस्ट रेट जो है ना कम कर दो। आपने 10% पे कार लोन देते थे, अब कार लोन 7% पे आप दो, ताकि लोग अब कार को ज्यादा अफोर्ड कर सके, लोग घर ले सके, घर का लोन इंटरेस्ट कम कीजिए, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट कम कीजिए, आप लोग को ऑल लोन का ऑफर दीजिए, ताकि लोगों के हाथों में पैसा आएगा। तुम पढ़ोगे जाके बैंकिंग वाले चैप्टर में, क्रेडिट क्रिएशन समझाऊंगा वहां पे जाके मैं। लोग कहते हैं पैसा आ गया, अब लोग खर्च करेंगे, रुका हुआ था पैसा आ गया हाथ में, खर्च कर देंगे। तो दो मैंने बताया रेफरेंस तुम लोग को, जिससे क्या होगा कि इकोनॉमिक व्हील मेरा फिर से मैं चलना स्टार्ट हमारा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि शॉर्ट रन में जो है वो 3-4 महीने का जो पीरियड तुम्हारा है, उसमें गवर्नमेंट की चीजें करते कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने वाले फैक्टर्स को पता होना चाहिए, गवर्नमेंट उस पर काम कर सके, ठीक है। बहुत ही लंबा चैप्टर, तुमको मैंने इन शॉर्ट एक ब्रीफ दिया डिस्कशन कि है क्या इस चैप्टर के बारे में। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी किसी भी इकोनॉमी में शॉर्ट रन में इनकम और एम्प्लॉयमेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यहाँ तक मेरा इंट्रो खत्म हो गया। मैं फिर तुम लोग से यस या नो लूंगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके, और उसके बाद मैं चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो व्हाट्सएप आ जाओ पास पास सब लोग। सब अब तक समझ में चल रहा है? हम लोग साथ साथ चल रहे हैं अब तक? मुझे बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है प्रेम को, समझ में आ रहा है नीतीश को, वैष्णवी को भी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मल्लिका को, शशांक को समझ में आ रहा है, खुशबू को भी है। चलो ठीक है, मतलब बेस रेडी हो गया है टॉपिक का। हम लोग आराम से चल के बात कर सकते हैं इस टॉपिक के बारे में क्या है। तो मैंने ऑलरेडी तुमको पीडीएफ भेज चुका है, तुम पीडीएफ देख भी लिए होगे। तो पूरा पीडीएफ पढ़ाऊं जरूरी नहीं, इतना कौन पढ़ाएगा ऑनलाइन क्लासेस में हर एक लाइन टू लाइन। मैं पहले करता था, मैंने बंद कर दिया बिकॉज बोर लगता थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कुछ मैंने चीजें जो है उसको मैंने हाईलाइट कर दी है चीजों का, ताकि तुम समझ सको, ठीक है। हाईलाइट है, कुछ अंडरलाइन तुम्हारा है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा थ्योरी जो तुम्हारा है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको केनेशियन थ्योरी भी बोलते हैं। आई रिपीट, जो मानिए थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट रन, इसको हम लोग केनेशियन थ्योरी बोलते हैं। केनेशियन एक तरह का इकोनॉमिस्ट था, जिसने फर्स्ट ये चीज बताया, समझाया ऑफिशियली या सोफिस्टिकेटली कह लो पूरे सोसाइटी को, कि भैया आप शॉर्ट टर्म में जब इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कम हो जाए तब क्या क्या चीजें कर सकते हो ताकि ठीक हो जाए। फिर उसने पूरा थ्योरी प्रोपाउंड किया। तो इस थ्योरी को हम लोग केनेशियन थ्योरी भी बोलते हैं। ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, तुम देख पा रहे हो शायद, पेंसिल से मैंने अंडरलाइन किया। द कॉर्नरस्टोन ऑफ द केनेशियन मॉडल इज दैट इनकम एंड आउटपुट। ध्यान देना, इनकम का मतलब होता है कि जो हम कमाते हैं पैसे, हम किसी ऑफिस में काम किए, किसी फैक्ट्री में काम किए, मेरा इनकम मुझे मिला। और आउटपुट मेरा क्या है, जो कंपनी बना के प्रोड्यूस कर रही है। मतलब समझ, मैं लाइबो कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक महीना काम किया, मुझे सैलरी मिला, और मैंने हर दिन 10 लाइबो साबुन बनाया फॉर एग्जाम्पल। तो महीने में कितने बने, 300, वो मेरा आउटपुट, 300 लाइबो साबुन मेरा आउटपुट है। और जब मुझे सैलरी मिला, मान के चलो 10,000 रुपीज, वो मेरा इनकम है। तो हमें बोल रहा है कि दैट इनकम एंड आउटपुट इज एन इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन। देखो शॉर्ट रन डिपेंड्स ऑन द एग्रीगेट स्पेंडिंग और एग्रीगेट डिमांड। ध्यान देना, ये एग्रीगेट डिमांड क्या है, पूरे इकोनॉमी का डिमांड। आई रिपीट, पूरे इकोनॉमी का डिमांड, ठीक है। तो मतलब शॉर्ट टर्म में कितना इनकम जनरेट होगा, लोग को कितना सैलरी मिलेगा, लोग कितने पैसे कमाएंगे शॉर्ट टर्म में, फिर से बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में कितना आउटपुट बनेगा, शॉर्ट टर्म में कितना प्रोडक्शन होगा, ये दो चीज डिपेंड करता है किस पर, हमारा एग्रीगेट स्पेंडिंग पर या एग्रीगेट डिमांड पर। मतलब डिमांड अगर 100 पीस का होगा तभी ना जी बनेगा 100 पीस, और 100 पीस बनेगा तब लोगों को मैं हायर करूंगा। मान के चलो हमारे किसी इकोनॉमी में मान के चलो मैं हूं और कुछ राजमिस्त्री है जो नहीं काटते काम, तो क्या मेसन बोलते हैं शायद इंग्लिश में, जो राजमिस्त्री जो घर बनाते हैं। जब तक मैं घर बनाऊंगा ही नहीं तब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगा। दो ही लोग हैं मान के चलो पूरे इकोनॉमी में, एक मैं हूं एक वो लोग हैं। मैं 2 घर बनाऊंगा तो उनको डबल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मैं घर बनाऊंगा ही नहीं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही नहीं। तो उनका इनकम और उनका आउटपुट क्या बनाएंगे नहीं बनाएंगे डिपेंड करता है मेरे स्पेंडिंग पर। कुछ लोग बोलते हैं ना कि अमीर लोग बेफिजूल खर्च करते हैं, अमीर लोग लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं, अमीर लोग पैसे उड़ाते हैं। अरे भैया अगर पैसे नहीं उड़ाएंगे ना वो लोग तो हमें इनकम नहीं होगा। समझ में आ रहा, चीजें समझ में आ रही है ना। उनके पास पैसे, वो पैसे उड़ाते ही हैं ताकि वो पैसे वापस से जाए इकोनॉमी में और पैसे फिर से निकले। वो भी जानते हैं, अब हमको भी समझ में आएगा कि हाँ, अगर खर्च नहीं करोगे इकोनॉमी में इनकम भी जनरेट नहीं होगा। अमेरिका इतना अच्छा इकोनॉमी क्यों है, डेवलप क्यों है, पूरे वर्ल्ड में इतना हाईएस्ट इकोनॉमी क्यों है, ध्यान देना। एक कारण है कि पूरे वर्ल्ड में उस अमेरिका का स्पेंडिंग ज्यादा है।
सबसे हाई स्पेंडिंग। मैं एग्जांपल दूं, चलो इंडिया में, अब तो मुझे नहीं पता, मैं ये एग्जांपल बच्चों को 5 साल पहले दिया करता था कि हमारे इंडिया में ऐसा होता है किसी घर में अगर एक कंप्यूटर आ गया, आजकल तो लैपटॉप आ रहा है, एक लैपटॉप अगर आ गया, पॉसिबल है 80% 70% मान के चलो, तो घर में, पूरे घर में अगर 4 बच्चे और हैं तो चारों को लैपटॉप नहीं आएगा, बस एक ही लैपटॉप घर में आएगा, चारों उसी पे काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। पहला बात, लोग 4 तो बच्चे करते नहीं है, बच्चे कर भी लिए तो चारों के लिए आएगा, चारों के लिए अलग अलग लैपटॉप तुम्हारे यहाँ। 4 लैपटॉप बिके ना अमेरिका में, 4 लैपटॉप बिके या बने तो 4 लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला। इंडिया में कितना बिका लैपटॉप? एक ही, एक को एम्प्लॉयमेंट मिला। ये होता है यूएसए और इंडिया का तुम्हारा। वो लोग यही नहीं रुक जाते यूएसए में, उनके पास अगर लैपटॉप है तो ध्यान देना, जिस बच्चे के पास लैपटॉप है, जिस टीनेजर के पास लैपटॉप है, उसके पास आईपैड भी रहेगा, उसके पास फोन भी रहेगा एक, ठीक है। उसके पास और क्या कह सकते हैं, 3 चीज काफी है, लैपटॉप, आईपैड और फोन। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। हमारे इंडिया में को ऑप्शन देते हैं, या तो भैया आप लैपटॉप लो या तो आप आईपैड लो, दो में से कोई एक ही मिलेगा। या तो बोलते हैं तुम्हारा बर्थडे आया तुम स्कूटी लो, या तो मान के चलो तुम मोबाइल ले लो। हालांकि स्कूटी हाई है तो स्कूटी चूज करोगे। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वहां मोबाइल भी मिलता है, वहां पे स्कूटी भी मिलता है बच्चों को, मान के चलो। दो चीज वहां बिक रहा है, दो चीज वहां पे बन रहा है, तो वहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसलिए वहां पे इनकम ज्यादा होता है। क्या तुमको समझ में आया ये इनकम और एक्सपेंडिचर का रिलेशन? किसी भी इकोनॉमी में अगर लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन भी तुम्हारा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा। और कोई इकोनॉमी कम स्पेंडिंग करता है तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? कम होगा तुम्हारा, और लोगों को इनकम भी तुम्हारा कम होगा। यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का तुम्हारा रोल है। मुझे बताओ व्हाट्सएप में, क्या तुमको समझ में आया इनकम और तुम लोग को एक्सपेंडिचर का रिलेशन समझ में आया? आ जाओ, 2-3 लोग मुझे बोल दो यस नो, मैं समझ जाऊंगा थोड़ा सा कि जो इकोनॉमी अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा करता है वो इकोनॉमी ज्यादा डेवलप तुम्हारा, बिकॉज हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होते हैं। अगर कोई इकोनॉमी, अगर तुम्हारा प्रोडक्शन कंजम्पशन ज्यादा नहीं भी करता है, उसका अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो उसके इकोनॉमी तो डेवलप तुम्हारा होगा। बस वही रिलेशन समझा कि यहाँ पर इन शॉर्ट अपन लोग को इस इनकम इसमें तुम्हारा, तो बस ये क्या कि द कॉर्नरस्टोन ऑफ दी, या फिर जो नहीं, जो कोर नॉलेज हमारा है केनेशियन थ्योरी का, वही बताता है किसी भी इकोनॉमी का जो इनकम आउटपुट है, इनकम और आउटपुट तुम्हारा शॉर्ट रन में, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर इकोनॉमी का एग्रीगेट स्पेंडिंग पर, एग्रीगेट खर्चों पर शॉर्ट रन में। तो गवर्नमेंट यही दिमाग लगाती है कि अगर कंट्री का इनकम एम्प्लॉयमेंट कम हो गया शॉर्ट रन में तो भैया स्पेंडिंग को बढ़ाना है, लोग का डिमांड को बढ़ाना है शॉर्ट रन में। अगर वो बढ़ गया तो भी हमारे बढ़ जाएंगे। बस सिंपल सा रिलेशन है, लेकिन कितना लंबा चीज है तुम लोग फील करोगे इस चैप्टर में जाकर। फिर तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, जो मैंने लिखा हाईलाइट किया, हाईलाइट मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। मैं पढ़ूंगा, ध्यान देना। तो यहाँ लिखा है सिंपल केनेशियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन स्टेट्स दैट, इनकम डिटर्मिनेशन स्टेट्स दैट एन इकोनॉमिक्स टोटल इनकम, जो मैंने बोला अभी हिंदी में वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, दैट एन इकोनॉमिक्स टोटल इनकम इन द शॉर्ट रन, समझ में आ रहा है, 3-4 महीनों के अंदर, डिपेंड्स ऑन द डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड। डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड दो तुम्हारा होता है, आगे पढ़ेंगे जाके हम लोग, एक्चुअल डिमांड और डिजायर्ड डिमांड। डिजायर्ड का मतलब जो होता है कि जहां पे प्रोड्यूसर एक एस्टिमेशन कर लेता है कि इतना पीस बिक जाएगा, या फिर एस्टिमेटेड है कितना पीस तो सोल्ड आउट हो ही जाएगा, उसको डिजायर्ड बोलते हैं। उसके हिसाब से प्रोडक्शन करता है वो। तो ऑन द डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट स्पेंडिंग दोनों एक ही चीज है ऑफ द पीपल, ठीक है। द मोर द डिजायर्ड डिमांड ऑफ द पीपल, जितना ज्यादा डिमांड हो किस पीपल का इकोनॉमी में, द मोर विल बी द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी सोल्ड इन द इकोनॉमी। जितना लोग डिमांड करने का सोचेगा प्रोड्यूसर, कितना डिमांड आ सकता है उतना ज्यादा बिकेगा इकोनॉमी में, मान के चलो। द मोर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी सोल्ड इन द इकोनॉमी, the more output will be produced and more workers will be employed. होप तुमको समझ में आ गया। बस एक चेन सिस्टम है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो तीसरा भी बढ़ेगा, तीसरा बढ़ा तो चौथा भी बढ़ेगा, जो चौथा को बढ़ाना मतलब मेरा इनकम ध्यान देना, ठीक है। विल एम्प्लॉयड लीडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ नेशनल इनकम इन शॉर्ट रन, ध्यान देना। होप तुमको समझ में आई गेस आ ही गया थोड़ा थोड़ा। तो कभी कभी पूछता है कमेंट ऑन दी केनेशियन थ्योरी और राइट अबाउट द केनेशियन थ्योरी, कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है। तो बस इसको पूरा पूरा छाप देना है, पूरे पैराग्राफ को मैंने कर दिया हाईलाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब तो यहाँ बात आ गया, देखो यहाँ पे मुझे इनकम बढ़ाना, अब मेरा क्वेश्चन वो नहीं रहा कि मुझे पता है इनकम तो बढ़ ही जाएगा,
तो क्वेश्चन क्या बना, डिमांड कैसे बढ़ाना, ठीक ना, कि मुझे पहले क्या चल गया पता कि इनकम बढ़ाने के लिए डिमांड बढ़ाना पड़ेगा, तो पूरा फोकस कहाँ चलाया, डिमांड पे चलाया। मतलब मुझे पता कि मार्क्स तो अच्छे चले ही आएंगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा फोकस कहाँ आएगा, अच्छे से पढ़ने पर। सेम चीज आ गई डिजायर्ड, या फिर तुम कह सकते हो एक्स एंटे, हम सुन चुके पहले डिमांड वाले में, और इफेक्टिव डिमांड यानी कि एक्स पोस्ट डिमांड, ध्यान देना। तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन एक चीज बस यहाँ पे कोर्स समझ लो कि जब भी कोई प्रोड्यूसर तुम्हारा होता है ना, वो एग्जैक्टली कितना पीस बिके उतना कभी वो एस्टिमेशन नहीं करता है, ठीक है। हमेशा मानता है वो जितना मेरा प्रोडक्शन, जितना मेरा डिमांड हो सकता है इकोनॉमी में, उससे कुछ ज्यादा ही प्रोडक्शन करता है। जो मानता है, जो एस्टिमेशन करता है कि मुझे अभी तक तो तुम्हारा जुलाई महीना नहीं आया ना, लेकिन जुलाई महीने का मुझे एडवांस में प्रोडक्शन करना है ताकि स्कैरसिटी ना हो जाए। जुलाई महीने में कितने पीस बिक सकता है, तो मैंने पास्ट एक्सपीरियंस से क्या कर दिया, सोचकर प्रोडक्शन कर दिया। जो मैंने एस्टिमेशन किया हमारा डिजायर्ड है, और जो रियल में बिका जुलाई में वो हमारा क्या है, एक्स पोस्ट हमारा। पढ़ता हूं चलो। So aggregate demand is the total amount of goods and services demanded in the economy. डिमांड का मतलब भी होता है परचेज करना, सेल करना। हम लोग डिमांड चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे। पहले इंडिविजुअल डिमांड था, मार्केट डिमांड था, अब हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट या ग्लोबल या सॉरी इकोनॉमिक डिमांड पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पूरा पॉपुलेशन का डिमांड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इट रिफर्स डिजायर्ड, इंटेंडेड और प्लान। तीन वर्ड दिया तो मतलब सेम चीज होता है, एक्स एंटी डिमांड और स्पेंडिंग बाय द पीपल, ठीक है। तो यहाँ हम लोग रियल डिमांड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं डिजायर्ड वाला, क्योंकि उसके बेस पे डिपेंड करेगा ना कि हमारा इनकम कितना जनरेट होने वाला है। तो उसी को देख के हम प्रोडक्शन करेंगे, तो उसी को लेकर हम कंसीडर कर रहे हैं डिजायर्ड वाले को। दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे वुड लाइक टू परचेज। लाइक टू परचेज मतलब क्या, परचेज किए नहीं, परचेज करेंगे इन फ्यूचर। आगे है, देखो अब समझ में आ रहा है, होप तुमको। आगे बात करते हैं। तो आगे अब बात करना पड़ेगा कि डिमांड को मुझे बढ़ा देंगे। मैं थोड़ा सा ना मेन टॉपिक से फिर सब टॉपिक, फिर सब टॉपिक का सब टॉपिक मैं बेंटर कर रहा हूँ, समझना। अब एक चीज और है कि डिमांड को बढ़ाना, तो डिमांड हमको भी देखना पड़ेगा इकोनॉमी में डिमांड कौन कौन लोग करता है। आई रिपीट, डिमांड कौन कौन लोग करता है। ये डिमांड कौन कौन से हमारे सेक्शंस हैं सोसाइटी के, ये ग्रुप हमारे हैं जो डिमांड करते हैं। डिमांड को बढ़ाने के लिए मुझे उन पे काम करना पड़ेगा, उनके डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। तो जहां लिखा है द फोर मेन ग्रुप्स ऑफ बायर्स इन द इंडियन इकोनॉमी। पहला इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड, तुम और हम, ध्यान देना। जो मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ कंजम्पशन करते हैं तुम्हारे और नॉर्मल जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं हाउस होल्ड या इंडिविजुअल। ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कॉम्प्लेक्स तुम्हारा है। आगे मैं बात करूं फर्म्स, तो फर्म्स का मतलब ही होता है पूरे इकोनॉमी प्रोड्यूसिंग तुम्हारा यूनिट, कि जो प्रोडक्शन करता है। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि प्रोडक्शन करने वाले डिमांड कैसे कर सकते हैं, वो भी डिमांड करते हैं भाई, रॉ मटेरियल डिमांड करते हैं, वो डिमांड करते हैं मशीनरी का डिमांड करते हैं, वो डिमांड करते हैं ड्यूरेबल गुड्स का डिमांड करते हैं, वो डिमांड करते हैं फर्नीचर का डिमांड करते हैं, वो डिमांड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड करते ना जी, तो वो भी डिमांड करते हैं। बस डिमांड थोड़ा हल्का सा अलग अलग हो जाता है। हाउस होल्ड अलग डिमांड करेगा, वो तुम्हारे अलग डिमांड करेंगे। मान के चलो हम डिमांड करेंगे फ्रिज डबल डोर वाला, लेकिन जो कंपनी आइसक्रीम बना के बेचती है वो डिमांड करेगी बड़का बड़का फ्रिज वाले का। बड़का फ्रिज जो आता है, क्या उसको बोलते हैं पता नहीं, जो बोलते हैं बड़े वाले का। डिमांड तो कर रही ना, बस डिमांड के नेचर में चेंज हल्का, ठीक, कम ज्यादा है। चाहे गुड्स में तुम्हारा वेरिएशन की डिमांड, वो भी फर्म्स की डिमांड तुम्हारी करती है। आगे बात करूं गवर्नमेंट, ध्यान देना कि गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक एंटिटी ही है, ठीक है, भले वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करे, लेकिन इकोनॉमिक एंटिटी ही हमारी है। अब गवर्नमेंट को भी गाड़ियां चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को भी स्टेशनरीज चाहिए, गवर्नमेंट को भी बिल्डिंग्स चाहिए, गवर्नमेंट को भी फर्नीचर चाहिए, तो गवर्नमेंट भी डिमांड करती है। आगे हमारा फॉरेन परचेजर और डोमेस्टिक आउटपुट मतलब एक्सपोर्ट, ठीक है। कौन सी कंपनियां हमारे इंडिया में है जो बनाती है गुड्स इंडिया में, मतलब सामान खरीदती है इंडिया से ही, रॉ मटेरियल कुछ भी हो, लेकिन सामानों को बेचती है इंडिया के बाहर, मतलब फॉरेन परचेजर्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, मतलब एक्सपोर्ट तुम्हारी करती है। तो चार ग्रुप पे ध्यान देना पड़ेगा, अब हमको फोकस रहना पड़ेगा इन चार ग्रुप का डिमांड को देखना है मेरे, कि जो हमारा जो हमारा व्हील रुक गया इकोनॉमी का, वो किसके कारण रुका है। क्या हाउस होल्ड ने परचेज करना बंद कर दिया शॉर्ट रन में, क्या फर्म्स ने परचेज करना बंद कर दिया शॉर्ट रन में, क्या गवर्नमेंट खुद देखे क्या हमने परचेज करना बंद कर दिया शॉर्ट रन में,
ये हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, ये चारों तुम्हारा कम हो गया, चारों में से कोई एक भी तुम्हारा कम हो जाएगा तो डिमांड तो फॉल करेगा ही, बिकॉज इन चारों का हम लोग ऐड करके निकालते हैं क्या, एग्रीगेट डिजायर्ड डिमांड। चार सेक्टर ही तुम्हारे इसमें है, किसी एक भी सेक्टर का मैं डिमांड अगर कम हो जाएगा तो मतलब मेरा एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा। तो गवर्नमेंट को बहुत डीप घुसना पड़ेगा इसमें कि कौन कौन से मेरे सेक्टर डिमांड करते हैं। अब जो देखेंगे शॉर्ट टर्म में कौन सा मेरा सेक्टर जो है डिमांड अब कम कर रहा है, उसके डिमांड को बढ़ाना है। हम फर्म अगर डिमांड नॉर्मल है तो फर्म की डिमांड को हम क्यों ही बढ़ाएंगे, हाउस की डिमांड को बढ़ा देंगे, ठीक है। उनको हम क्रेडिट फैसिलिटी दे देंगे कि तुम लोग पैसा लो उधार लो, या तुम लोन लो, या फिर तुम हाउसिंग लोन कम कर देंगे, कार लोन कम कर देंगे, ताकि वो अपना डिमांड बढ़ा ले। अगर देखिए उनका डिमांड ठीक है, फर्म लोगों ने डिमांड कम किया है, तो फर्म का अलग अलग वे है डिमांड को इंक्रीज करने का। तुम यहाँ नहीं सीखोगे तो सीखते बाद में जाके बड़े हो जाओगे ना, एमबीए में जाओगे तो वहां सीखोगे डिमांड को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं इन लोग का अलग अलग वे से। धीरे समझ जाओ इन लोगों को डिमांड को बढ़ाना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव माना होता है। आगे बढ़ता हूँ चलो। अच्छा एक बार यहाँ तक मैं पूछ लूं सबसे, समझ में आ रहा है यहाँ तक सब लोग को, साथ चल रहे हैं? आ जाओ व्हाट्सएप मुझे रिप्लाई कर दो थोड़ा सा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तुमको थोड़ा सा बात करते करते पढ़ेंगे आज, क्योंकि बहुत बात तो मैं पढ़ाऊंगा बोरिंग लगेगा, लेकिन चीजें मैक्रोइकोनॉमिक्स पर समझने वाला है। आगे बढ़ते हैं चलो। So therefore, the desired or planned demand spending is the amount that households, firms and governments and foreign purchasers would like to spend on domestic output. In other words, desired demand in the economy is a sum total of, अब तुम उसमें कोने में चलाना राइट में, desired private consumption expenditure, desired private consumption expenditure, desired investment expenditure, desired government spending and desired net exports। बस हमने उन चारों के डिमांड को नाम दे दिया। फिर हाउस होल्ड डिमांड करते हैं तो उनको बोलेंगे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ध्यान देना, हाउस होल्ड अगर डिमांड करते हैं तो हाउस होल्ड की डिमांड को बोलेंगे क्या, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फर्म्स डिमांड करते हैं, फर्म्स के डिमांड को बोलेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कि जो भी खर्च फर्म कर रहा है ना, वो फर्म खर्च खाट उड़ाने के लिए नहीं करता है। फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है कि 100 रुपए खर्च करके हम 200 रुपए करना है, तो टेंडेंसी से क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना। तो कोई 100 रुपए भी खर्च किया तुम्हारे फर्नीचर पर, मशीनरीज पर, तो उनके खर्च को हम कंजम्पशन नहीं बोल सकते, उनको बोलेंगे क्या, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बच्चों को बहुत डाउट होता है इन चीजों नामों को लेकर, तो होप तुम लोग कैटेगराइज कर सकते हो, शायद अपने कॉपी में तुम लोग एरो मार्क कर सकते हो कि डिमांड बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एरो मार्क कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सिंपल सा ही है, नाम बस चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। और डिमांड बाय फर्म्स, एरो मार्क कर दिया, इसको बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और डिमांड बाय गवर्नमेंट बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और बोलते हैं डिमांड बाय फॉरेन परचेजर्स ऑफ डोमेस्टिक आउटपुट को बोलते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन, कर सकते हैं फॉरेन में नेट एक्सपोर्ट कह सकते हैं, नेट एक्सपोर्ट। ध्यान देना नेटवर्क का भी तुम्हारे यहाँ पे है इंपॉर्टेंस, कि हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उनका नेट मुझे चाहिए कि हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस क्या हम लोग वहां पे चीज कंसीडर करते हैं। लास्ट वाले केस में जहां मैं एक्सपोर्ट बता रहा हूँ, नेट एक्सपोर्ट वहां पे होना चाहिए। बस चार का चार नाम यहाँ दे दिया मैं, होप तुमको समझ में आ रहा है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं चलो, तो मैं बाकी तो नहीं पढ़ूंगा, हाईलाइट खाली पढ़ के आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे देखो सिंबल में लिखा है ए का मतलब है एग्रीगेट, ई का मतलब है एक्सपेंस, चलो कह सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्सपेंडिचर चलो कह सकते हो। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब पूरी इकोनॉमी का। पूरी इकोनॉमी में क्या होते हैं, चार ही हमारे सेक्टर है, एक तो डोमेस्टिक सेक्टर या हाउस होल्ड चलो कह लो, एक हमारा फर्म, एक हमारा गवर्नमेंट, एक हमारा फोर्थ कह सकते हैं फॉरेन सेक्टर, ठीक है। चारों ही, पांचवा शायद कोई पांचवा अब तक तो आया नहीं है, चार लेके चलो। तो ये दिखा है फॉर्मूला में, सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स मतलब होता है एक्सपोर्ट, एम मतलब होता है इम्पोर्ट। तो 100 पीस मैंने एक्सपोर्ट किया, बाहर भेजा चाइना को मान के चलो, 30 पीस मैंने चाइना से मंगवाया, तो मैं नेट एक्सपोर्ट निकलेगा 70, 70 मैंने बाहर भेजा, ठीक है, ये हमारा होता है। तो आगे बढ़ते हैं, द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो चार ही होने चाहिए, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ध्यान देना ये लिखा यहाँ पर,
कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछा है सिंपल सिंपल बोर्ड्स में, does it mean कि लिखा है कि what do you mean by the components of aggregate expenditure, फिर name the components of aggregate expenditures। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, क्या इसमें है, समझ गए हैं, चार्ट लिख देंगे। आगे है, तो आगे बात करते हैं इफेक्टिव डिमांड के बारे में, बात करते हैं जो रियल में सेल हमारा हुआ। तो इफेक्टिव डिमांड इज टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल एक्चुअली बाय इन एन इकोनॉमी। इट इज एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट, इट इज द एक्चुअल डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। और तुमको पता है इस वाले चैप्टर में फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस एक्चुअल डिमांड का उतना इंपॉर्टेंस नहीं जितना हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में था। क्यों, कितना बिका एक्चुअल में बात का बात है, पहले तो हमने एस्टिमेशन और प्रोडक्शन कर दिया ना, और हमारा फोकस है इनकम के ऊपर। मैंने कहा एकदम इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे इसका एक्चुअल डिमांड का इंपॉर्टेंस कम है। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्शन हमारा होता है, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो तो एंटिसिपेशन का प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि वो पहले क्या कंसीडर करेगा, डिजायर्ड डिमांड कंसीडर करेगा, तो उसका ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंस है कंपेयर टू एक्चुअल डिमांड। ठीक है, और पूरे पैराग्राफ में कुछ ऐसा पढ़ने लायक है नहीं, एंड में है while discussing the simple Keynesian theory। देखो 2 तरह का हमारा है इकोनॉमी, हमारे होते हैं ओपन इकोनॉमी और हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी तुम्हारा वो इकोनॉमी होता है जो अपना रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन बाकी अदर कंट्री के संग रखता है। तो अभी के टाइम में सभी ओपन इकोनॉमी है, नॉर्थ कोरिया को छोड़ के मान के चलो, और कुछ है देश, मुझे नाम नहीं पता उनका, लेकिन सभी ओपन इकोनॉमी है। उन्होंने अपना सेक्टर खोल दिया है बाहर के लोगों के लिए, तो वो बाहर भी सेल भी करता है, बाहर से इंपोर्ट भी, तुम्हारा उसको ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी वो तुम्हारा होता है जो सिर्फ अपना ही डोमेस्टिक में प्रोडक्शन करता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन करता है, ना इंपोर्ट करता है ना ही एक्सपोर्ट करता है, मतलब बाउंड्री क्लोज्ड है फॉरेन फर्म्स के लिए। ठीक है, तो सिंपल केनेशियन थ्योरी में क्या करेंगे, पहले बात करेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी का बात करेंगे, जहां पर जो फोर्थ हमारा जो कंपोनेंट था वो नेट एक्सपोर्ट वाला, वो तुम्हारा गायब रहेगा। So while discussing the simple Keynesian theory of income determination, we have taken the model of a closed economy। ध्यान दें, ठीक है, जहां पर चीजें सिंपल हो, बच्चों को समझने में पूरा है। तो पहले हम बात किया गया क्लोज इकोनॉमी के बारे में, फिर तुमको दे देगा ओपन इकोनॉमी के बारे में। तो कंफ्यूज मत होना कि थर्ड सेक्टर तुम्हारा कहाँ चला गया, तुमने assumption यहाँ पे चेंज कर दिया, हमने माना इकोनॉमी भी क्लोज हमारा। इन एन इकोनॉमी with no exports and no imports, we are not taking into account the expenditure and other activities of the government as well। ठीक है, सिंपल कर दिया। और थोड़ा सा कि ये भी 2 सेक्टर ही मान के चलेगा, वो फर्म और हाउस होल्ड वाला, मतलब 4 कंपोनेंट में से अभी थ्योरी को समझाने के लिए स्टार्टिंग पे 2 चीजों को निकाल दिया उसने। तो एक्सपोर्ट निकालने की चीजें और सिंपल बन जाए, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को भी इसने निकाल दिया, इस थ्योरी में सिंपल बताने के लिए निकाल दिया। तो 2 बचा, कौन कौन सा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिमांड डिजायर्ड डिमांड बाय हाउस होल्ड, सेकेंड हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब डिमांड बाय फर्म। ध्यान दें, ठीक है, सिंपल रखने के लिए। लेकिन तुमसे अगर पूछेगा कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तुम चारों लिख के आओ एग्जाम में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे फिर चले गए, और तुम्हारा जी चला गया, और तुम्हारा आई गेस क्या था, एक्स क्या था देख लेते, सिंपल एच एक्स माइनस एम था, वो दोनों तुम्हारा चला गया इस पूरे इक्वेशन में से, बस 2 ही हमारा बचा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर, अब 2 ही हमारे पास, 2 का नाम मिलेंगे। कि अभी इस वाले केस में जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारा कहलाएगा, वो दोनों का सम कहलाएगा, जो डिमांड होगा हाउस होल्ड का और डिमांड जो प्राइवेट मिडल फर्म्स का, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स ऑन द परचेज ऑफ द कंजम्पशन गुड्स, कि हम तुम कंजम्पशन करने के लिए ही खर्च करते हैं। फर्स्ट स्टॉप है वहां पर। फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर by the producers on the purchase of the capital goods like tools, plant machinery, factory building, chain inventories, and expenditure by the households on the purchase of residential houses। ठीक है, ये सभी में वो इन्वेस्टमेंट करता है फर्म। कोई भी फर्म कभी भी एक्सपेंडिचर ये कंजम्पशन नहीं करता, जो भी रुपया वो 1 रुपया भी खर्च कर रहा है तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। बिकॉज पता है खर्च तभी कर रहा है जब वो कमाएगा, तो कमाने के जितने भी खर्च होते हैं तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हम पढ़ेंगे आगे जाके इन चीजों को। तो होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, क्यों हम लोग 2 ही यहाँ पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्लोज इकोनॉमी का बात यहाँ पर कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कुछ टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल आएगा,
तो मुझे यहाँ पे फिर तुमसे पूछना पड़ेगा एनी हाउ व्हाट्सएप पे जाके, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है कि अब सब फेज चेंज होगा हल्का सा, हम लोग सेकंड फेज में एंटर करेंगे। तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि पहले का पूरा फेज तुम लोग क्लियर है। तो मुझे फिर से चल जाओ व्हाट्सएप में, हाँ ना मुझे लिख के बताओ थोड़ा सा, यहाँ तक सब लोग साथ चल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ तुमको समझ में आ रहा है। लर्न करने का अब तक कुछ नहीं है, लर्न करने जाना कंफ्यूज हो जाओगे। अभी समझो, टॉपिक को ध्यान समझो, नोट्स अवेलेबल है, नोट्स से लर्न करना लाइन टू लाइन, और तुमको लर्न हो ही जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ रहा है। चलो, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी ना जब पढ़ाऊंगा ना, वो नोट्स तो रहेगा ही नहीं, समझाना पहला ही जरूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले केस में। चलो, ऑलमोस्ट सभी का रिप्लाई आ गया मेरे को, खाली एक का रिप्लाई नहीं आ रहा, वो है विनीत हैसा। वो है कि नहीं मुझे पता नहीं। बाबा विनीत हैसा, सुन पा रहे हो मेरे को? तो रिप्लाई किया करो व्हाट्सएप में। आगे बढ़ते चलो। अब यहाँ पे डिमांड मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, तुम समझना, विजुअलाइज समझना कि अब मुझे क्या करना है। हम लोग क्लोज इकोनॉमी का बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट को निकाल दिया हमने, एक्सपोर्ट निकाल दिया, तो मतलब इनकम को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन बढ़ाना है। कंजम्पशन क्यों बढ़ा रहे हैं? ताकि प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। अब जब ये कंजम्पशन बढ़ाना है, अब मुझे पता है कि शॉर्ट टर्म में दो ही काम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, या तो तुम्हारा हाउस होल्ड का, या तो मेरा फर्म्स का, ध्यान देना। ठीक है, तो अब यहाँ से चैप्टर हमारा है वो दो तरफ चला गया, दो डायमेंशन में चला गया। ठीक है, एक डायमेंशन हमारा क्या है, अब हम पूरा बात करेंगे तुम्हारा कंज्यूमर के डिमांड को कैसे बढ़ाया जाए। आई रिपीट, यहां से तुम्हारा दो डायमेंशन जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि दो लोग का डिमांड मुझे बढ़ा, और दो लोग आपस में नेचर में क्या है, पूरे अलग अलग है। एक डायमेंशन मेरा है तुम्हारा कंज्यूमर का, एक डायमेंशन मेरा फर्म का, ध्यान देना। तो हम लोग अभी एक डायमेंशन में घुसेंगे पूरा आगे तक, फिर वापस आएंगे, फिर हम लोग फर्म्स डायमेंशन में घुसेंगे कि भाई इसके जो इसका जो डिमांड होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर को मुझे चेंज करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसका डिमांड बढ़े। ठीक इस तरीके से हम लोग अभी एंटर करेंगे पहले वाले फेज में, नहीं कंज्यूमर वाले फेज में, जहां मैं समझूंगा कि कंज्यूमर का तुम्हारा जो डिमांड होता है वो तुम्हारा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उनको मैं कैसे करूं। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, ये वो डिमांड चैप्टर से लिंक मत स्टैब्लिश कर देना। यहाँ डिमांड में पढ़े हैं प्राइस, तो मान के चलो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सब्स्टिट्यूशन वाले, नहीं, ये अलग चीज है तुम्हारा, ये हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तुम अलग चलेगा तुम्हारा। तो हम लोग बात करेंगे किसी भी जो इंसान का डिमांड जो होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उन चीजों की बात करेंगे। ठीक है, तो अब मैं एंटर करता हूँ पहले वाले फेज में कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका डिमांड को कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग बैक करेंगे, फिर आएंगे अभी प्रोड्यूसर वाले चीज उनके बारे में। तो तुम्हें एक वर्ड दिख रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई रिपीट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मुझे क्या बढ़ाना है? कंजम्पशन बढ़ाना है। आई रिपीट, मुझे क्या बढ़ाना है? हाउस होल्ड्स का मुझे कंजम्पशन बढ़ाना है। तो यहाँ पर एक थ्योरी हमारे पास है, उसे कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो वर्ड हमारा है प्रोपेंसिटी, उसका मतलब होता है हैबिट। आई रिपीट, उसका मतलब क्या होता है? हैबिट, या तुम कह सकते हो ट्रेंड। ठीक है, तरीका कह सकते हो हिंदी में। तो क्या हैबिट है या क्या तरीका है लोगों का, हमारे इकोनॉमी का कंजम्पशन करने का? जब तक तुम एक तरीका पैटर्न नहीं समझोगे एक नेशनल लेवल पर, उस तब तक तुम कैसे उनकी कंजम्पशन को बढ़ा सकते हो? कंजम्पशन तुम्हारा बढ़ेगा ही नहीं, उनका डिमांड बढ़ेगा ही नहीं जब तुम उनका प्रोपेंसिटी नहीं जानोगे कि जिस तरीके से वो डिमांड करते हैं, जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं कंजम्पशन करते वक्त, वो तरीका तुम्हारा क्या है। तुम्हारे घर में डॉगी है, तुमको डॉगी को मतलब क्या बोलते हैं, ट्रेन करना मान के चलो, तुमको पता नहीं चलेगा वो डॉगी समझता कौन सा लैंग्वेज है, हालांकि समझेगा तो लैंग्वेज हमारा नहीं, किस तरीके से समझता है, तुम क्या उसको ट्रेन कर पाओगे फुल्ली? शायद नहीं कर पाओगे। तो यहाँ जो तुम सेक्शन पढ़ रहे हो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर कह सकते हैं कंजम्पशन फंक्शन, ये तुम्हें ये बताया कि पूरी इकोनॉमी में, किसी भी पूरे इकोनॉमी जो हमारे होते हैं हाउस होल्ड होते हैं, उनका जो कंजम्पशन होता है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से तुम्हारा जो है एक्ट करता है। चल रहा है यहाँ तक? आगे बात करता हूँ, तो ध्यान देना, पहले मैं कुछ बातें करूंगा जनरल इस टॉपिक के ऊपर। देखो, हमारा अगर बात करूं इकोनॉमी का बात करूं, तो मैं कंपेयर करूंगा पहले हमारा इकोनॉमी और यूएसए का इकोनॉमी। अच्छा एग्जांपल इसीलिए बिकॉज दो हमारे ऑपोजिट एक्सट्रीम है। मैंने तुम्हें बोला तुम लोग को कि यूएसए डेवलप इतना क्यों है, कि वहां के लोग तुम्हारे जो है उनका एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ठीक है, उनके पास लैपटॉप भी होता है, मैं एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ, उनके पास लैपटॉप भी होता है,
उनके पास आईपैड भी होता है, उनके पास सेलफोन भी होते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो तुम एक मोबाइल फोन ले लो या तो एक लैपटॉप ले लो, दोनों में कोई एक ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा? कि हम क्या करते हैं, सेविंग्स ज्यादा करते हैं कि फ्यूचर में मान के चलो घर में कोई बीमार पड़ गया, घर में अगर बेटी है शादी कर, दहेज के लिए पैसा फॉर एग्जाम्पल, अगर अपना घर नहीं है तो अपना घर चाहिए, या मान के चलो पैसे उतना क्यों खर्च करें, काहे क्या जरूरत है कि 3 लाख लो 3 बच्चों के लिए, जो पैसे बचेंगे लाख रुपए वो फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। तो ये मेंटेलिटी का बात हमारे इंडिया में होता है, लेकिन यूएसए में अगर बात करूं तो शायद ये मेंटेलिटी वहां पर नहीं है। वहां पे एक चलता है कॉन्सेप्ट, देखा जाएगा, आएगा देखा जाएगा, ठीक है, तो लोग खर्च कर देते हैं। तो एक पैटर्न देखा गया, मैं एग्जांपल बताऊं, देखो सभी डेटा हाइपोथेटिकल है, बिकॉज फिल्टर में कहां से लेके बात करते करते मैं अभी तो तुरंत चैप्टर मैंने खोला, 2 साल बाद चैप्टर मैंने ओपन किया वाला पढ़ते हुए, ठीक है, डेटा नहीं, लेकिन मान के एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलो, ऐसा माना जाता है एग्जाम्पल में भी कि अगर यूएसए के लोग 90 अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो वो लोग क्या कर देंगे, अपने इनकम का 95 तक खर्च कर देंगे, 5 पे कुछ सेव कर लेंगे ताकि पूरा महीना चले, 95 रुपीज खर्च कर देंगे। क्यों? क्यों? उनका कंजम्पशन हाई है। वो इतना कार घर पेट्रोल कहाँ से मेंटेन करते हैं? वो अमीर नहीं होते हैं, बल्कि वो पूरा जिंदगी चलता है किस पर, ईएमआई पे चलता है। ये हमारे इंडिया में क्रेडिट कार्ड या ईएमआई सिस्टम कहाँ से आया? वहीं से आया है और कहीं से नहीं आया। तभी ना हमारा बढ़ा, इतना आगे बढ़ा हमारा इकोनॉमी। आज नहीं, जो कुछ लड़के जो लोग हैं, जो गांव के लड़के लोग हैं, जो गंदे बच्चे लोग हैं, जो कहीं पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं करते, वो भी आजकल फोन लेके घूमते हैं 20-20 हजार रुपए का। कहाँ से आता है उनके पास? क्या रिच है? वो 20 हजार रुपए खर्च करने वाले एडवांस नहीं है वैसे बच्चे। वो करते क्या है कि 5 हजार का मजदूरी करते हैं, 6 हजार रुपए का मजदूरी करते हैं, और वो फोन लेते हैं ईएमआई पर। बहुत लोग लेते हैं ईएमआई पर, हम भी लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हम अपने महीने का 6 हजार रुपए कमाए, 2 हजार ईएमआई में डाल दिया, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको जहां तहां रह लेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये ईएमआई का चीज हमारे इकोनॉमी में आया कहां से? वहां से कॉपीड है। ऐसा ऐसा माना जा रहा है कि आज से 50 साल के बाद इंडिया जो है यूएस बन जाएगा। मिक्स नहीं हो जाएगा, बल्कि जो कंजम्पशन पैटर्न है और जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो बहुत ही हाई ट्रेंड पे चल रहा है इंडिया में, वो यूएसए बनने के कगार पे ऑलमोस्ट, ठीक है। अब मान के चलो हम लोग भी अब ऑलमोस्ट, हालांकि हो गए शायद ना बच्चे, हम लोग भी, अब जो जनरेशन आ रहा है लैपटॉप सेलफोन मेंटेन कर रहे हैं। पापा तुम्हारे बोलते होंगे हमारे जमाने में तो कंप्यूटर था ही नहीं, या पूरे घर में एक टेलीफोन रहा करता था, वो डंडी वाला फोन उठा के कान में लगाता, रिसीवर वाला। अब देखो पैटर्न चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारे घर में अगर 4 लोग हैं तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारे घर पे 4 सेलफोन होगा। पहले क्या था, अगर तुम्हारे घर पे अगर 5 लोग हैं पापा के तुम्हारे जनरेशन में, तो शायद घर पे एक ही फोन होगा, फोन नहीं के बराबर ही होगा शायद, पड़ोसी घर पे तुम्हारा फोन होगा। ऐसा है कि नहीं? जरा मुझे रिप्लाई करो व्हाट्सएप में, जानू मैं जरा कि मेरा एस्टिमेशन सही है या गलत है। अभी का पैटर्न में कुछ चेंज है उनके, आ जाओ व्हाट्सएप पे, आ जाओ जरा मुझे बताओ कि क्या मेरा एस्टिमेशन ठीक ठाक चल रहा है यहाँ तक। कि भी घर में अगर 4 लोग हैं, चारों के पास सेलफोन है, लेकिन अगर उस समय तुम्हारा क्या नाम है था, तो उस समय पूरे घर पे एक सिंगल फोन है, चाहे पड़ोसी के पास तुम्हारा फोन है, पूरे मोहल्ले में एक ही फोन है। अभी उस समय कंजम्पशन का ऑप्शन था। अजय बोल रहा हाँ ठीक है, मलिका बोल रही हाँ बिल्कुल सर, अरे ठीक है, देखा, अरे एस्टिमेशन सही चलेगा, मजा आएगा तुम पढ़ गया। तो अब धीरे सोचो कि बन रहा है। पहले तुम्हारे पापा से पूछना कि आपके पास कितने सारे शूज थे घूमने जाने के लिए, बोलेंगे एक ही शूज था, ऑफिस वही पहन के जाते थे, शाम को शादी पार्टी में वही पहन के आते थे। अभी देख लो, शायद बच्चों के पास 10 तरह के शूज हो, स्कूल के अलग शूज, जॉगिंग के लिए अलग शूज, बर्थडे पार्टी के लिए अलग शूज, मेला के लिए अलग शूज, सैंडल और चप्पल भी तुम्हारे होते हैं, है कि नहीं है? मैं बस कंपेयर करवा रहा हूँ कैसे इकोनॉमी चेंज कर रहा है, और ये चेंज आएगा ही फॉर श्योर, ठीक है। जूते जूते लोग खरीदेंगे तो जूतों की कंपनियां आगे बढ़ेंगी, कंपनियां बढ़ेंगी जूतों की तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट और मिलेगा, 10 कंपनियां खुलेंगी। इस तरीके से पूरा इकोनॉमी तुम्हारा फंक्शन करता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग रन चलो क्या। तो ये चीज है कि यूएसए यहाँ एग्जांपल लेके चलो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अभी हमारा कंपेयर लो है उनसे, कि हम अगर 100 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए का 70 खर्च कर रहे हैं, या 60 मान के चलो खर्च कर रहे हैं, 40 रुपीज सेव कर दे रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए। लेकिन यूएसए वाले क्या करते हैं कि वो 100 रुपए कमा रहे हैं, मैं यूएसए बात कर रहा हूँ, जो हम लोग यहाँ से यूएसए में बस गए, कभी ना कहते हैं कि परदेश जाके इंडियंस अमीर बन जाते हैं, क्यों? टेंडेंसी वही रहेगा ना वहां भी जाके।
अमेरिका वाले 100 में 90 खर्च कर रहे हैं, और ये जो इंडियंस वहां जाके 100 रुपए में 60 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो हर महीने ये सब बचा के नहीं बचा रहे हैं, तो अमीर नहीं बनेंगे कंपेरेटिव लोग से। ये होता कारण वहां पे जाके अमीर बनने का मेंटालिटी इंडियंस का। और इसी मेंटालिटी के कारण जो होती है, इंडियंस को कितने का भी वीजा नहीं मिलता परमानेंट, कि तुम आओगे, तुम्हारा तो हैबिट है सेव करने का, तुम अगर हमारे यहाँ पे आ जाओगे तुम तो खर्च नहीं करोगे बल्कि तुम सेव करना स्टार्ट कर दोगे। जो पैसा तुम्हारे पॉकेट में गया उसको वापस तुमको डालना भी है इकोनॉमी में, समझ में आ रहा है? वरना क्या होगा, फिर से इकोनॉमी का व्हील रुक जाएगा। ये कारण हमारे इंडिया में होता है। आगे बहुत टॉपिक है, इसलिए मैं तुमको जा रहा हूँ, बातों समझा रहा हूँ तुम लोग, इतना चीज ना पूरे चैप्टर में करनी कंफ्यूज हो जाए। ये होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर हमारे कह सकते हो, इंडिया का तो नहीं है, एक जनरल एक थियरी हमारे सामने है। बस जब मैं इंडिया का डेटा लूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, जब मैं यूएसए का लूंगा डेटा तो मैं ये चेंज हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला एक ही रहेगा हमारा, कहीं भी अप्लाई कर लो। तो यहाँ बताया गया है कि किसी भी इकोनॉमी में शॉर्ट रन में ध्यान देना, अगर मुझे उनका डिमांड बढ़ाना है, कंजम्पशन बढ़ाना है, तो उनके प्रोपेंसिटी को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर वो बंदा खर्च ही नहीं करता, आई रिपीट, खर्च ही नहीं करता, उसका प्रोपेंसिटी बहुत कम है कंजम्पशन करने का, तो उसका मैं इनकम क्यों बढ़ाऊं? अब गवर्नमेंट उसका इनकम क्यों बढ़ाने में इंटरेस्ट रखेगी जो खर्च ही नहीं करता? तो गवर्नमेंट का मोटो क्या है? इनकम बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मनी सप्लाई बढ़ा देगी, मतलब लोगों के हाथों में पैसा जो है ज्यादा देगी उधारों में। उधार में पैसा लो, खर्च करो, खर्च करो, तुम करोगे तो कंपनियां बनाएंगी सामान, हमको टैक्स मिलेगा, फिर तुमको जॉब मिलेगा, फिर तुम धीरे धीरे 5 साल में अपना पेमेंट मुझे करते रहना। लेकिन क्या गवर्नमेंट उनको पैसे देगी? क्या उनको होगी इंटरेस्टेड कि जो पैसे लेके बैठ जाए, जो कंजम्पशन ही ना करे? मुझे बताओ यस तो व्हाट्सएप में। गवर्नमेंट उनको हाथों में पैसे सप्लाई करेगी जो खर्च ही नहीं करेंगे? रिप्लाई करो जरा फास्ट फास्ट, जो भी सुन पा रहे हो मेरे को। गवर्नमेंट उनको हाथों में उनका इनकम को बढ़ाएगी आर्टिफिशियली, कि आपके इनकम को बढ़ा रहे हैं आर्टिफिशियली कि आप खर्च कर सको, हमारा जो है प्रोडक्शन ज्यादा हो। क्या गवर्नमेंट कभी उनका इनकम बढ़ाएगी? यस और नो रिप्लाई कर दो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, बहुत लोग रिप्लाई एक साथ आएगा। सर नहीं सर, पैसा डूब, हाँ पैसा डूब जाएगा। हाँ, तो गवर्नमेंट देगी इनका नहीं, तो ये देना है कि नहीं देना है, ध्यान देना, देना है कि नहीं देना है, ये किस पे डिपेंड करता है? उनके कंजम्पशन हैबिट पर। तो उनके कंजम्पशन हैबिट को एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है? दो चीजें होती है इसके अंदर, तुमको मिलेगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिलेगा, जब हम पूरे इनकम का चेक करते हैं कितना पोर्शन एक आदमी खर्च कर देता है। ठीक है? एक हम चेक करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेक करेंगे कि उसका इनकम, बढ़े हुए इनकम का कितना पोर्शन वो खर्च करता है। टेंशन मतलब, तनाव मतलब, पढ़ेंगे आगे जाकर। मैंने कहा था ना कहीं बोलते बोलते कि जो नहीं वर्ड मार्जिनल, ये पूरा इकोनॉमिक्स उनको भर भर के मिलेगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं, तो इतना मैंने बोल दिया। लिखा है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर से बोल रहा हूँ कि कंजम्पशन हैबिट, लोग कितना बढ़ाएंगे, उनका हैबिट क्या है, मैं उनको पैसे दूं कि ना दूं, ये गवर्नमेंट चेक करती है प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन वाले चीज से, कि वो पूरा पैसा अगर मैं उनका इनकम बढ़ा दूं आर्टिफिशियली, तो पूरा लेके बैठ जाएंगे वो लोग कि नहीं, वो लोग खर्च भी करेंगे। इसलिए कभी कभी तुम न्यूज में देखियो ना कि गवर्नमेंट करती क्या है कि फर्म्स का इंटरेस्ट माफ करती है लोन पर। फर्म मतलब क्या? कंपनियों का इंटरेस्ट माफ कर देती है, उनका टैक्स कम कर देती है। क्यों? अगर मैं कंपेयर करूं किसानों से, आई रिपीट किसानों से ध्यान देना, और मैं कंपेयर करूं एक कंपनी से, तो मुझे कंपनी वाले केस में प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन का चीज है ना, वो मुझे हाई मिलता है। तो अगर मैं लोन दूं किसी कंपनी को, 1000 करोड़ लोन दूंगा, तो शायद वो कंपनी जो है उसमें से 900 करोड़ जो है लगा देगी मशीनरीज में, रॉ मटेरियल्स में, या प्रोडक्शन करने को लगा देगी, एक नया लैंड परचेस कर लेगी। लेकिन अगर मैं किसानों को, उनको लोन दूं लाख लाख रुपए मान के चलो, तो किसान जो है वो 10,000 रुपए ही खर्च करेंगे, 90 रखेंगे कि अगले साल फिर इसको यूज करेंगे। तो इकोनॉमी में किसानों को इसलिए लोन कम दिया जाता है। पेपर पे कहते हैं हम लोग किसानों को लोन दो, किसानों को लोन दो, लेकिन गवर्नमेंट भी जानती है किसानों को लोन देना जरूरी तो है, लेकिन जो प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन है, जो एक्सपेंडिचर है, या फिर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, वो किसी भी कंपनी वाले फॉर्मेशन का हाई होता है कंपेयर टू एग्रीकल्चर। ये सब मानते हो? चलो,
हालांकि बहुत सारी चीजों को समझ में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझाऊंगा मैं अच्छा चीजें आगे बढ़ चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी तो हम फर्म का बात नहीं कर रहे, मैंने कहा था एक डायमेंशन पहला हमारा है वो क्या, हाउस होल्ड कंजम्पशन को देखना हमें। तो इंडिया का मान के चलो, तुम बताओ कि तुम एक गवर्नमेंट हो, तुम्हारा रूल इंडिया में भी है, तुम्हारा रूल अमेरिका में भी है, तुम कहाँ पे इनकम डालोगे ज्यादा, अमेरिका में कि इंडिया में इनकम बढ़ाने के लिए? तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, हम डालेंगे अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में डालते हैं 100 रुपया आर्टिफिशियली, तो 90 खर्च करते हैं वो लोग, तो 90 जाते हैं फर्म्स के पास, देखते इतना हाई खर्च उनका है तो फिर से बनाओ सामान। लेकिन जब तुम देखोगे मैं अगर वही 100 रुपए डालू इंडिया में, तो यहाँ के लोग 60 रुपए खर्च करते हैं, 40 बचा लेते हैं, अपने पॉकेट में दबा लेते हैं। तो यहाँ पर वो उसका मोबिलाइजेशन या सर्कुलेशन कम पैसों का हो पाता है। ठीक, यहाँ भी समझते हैं। The most important component of aggregate demand is the household consumption expenditure. Most people as well as society as a whole spend major part of their income on consumption. ठीक है, तुम कपड़ों पे कह लो, तुम हाउस रेंट पे कह लो, तुम मोबाइल फोन का ईएमआई पे कह लो, तुम घर का ईएमआई पे कह लो, तुम फ्रिज की ईएमआई पे कह लो, तुम्हारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चले जाते हैं हाउस होल्ड अपने इनकम का। ठीक है, इन जनरल कंजम्पशन फंक्शन shows the relationship between total desired consumption spending by the household and the factors that determine it. और यहाँ पे जो फैक्टर हम बात करेंगे, सिर्फ एक ही फैक्टर के बारे में बात करेंगे, वो होगा उसका इनकम। अब अगर मैं इनकम 100 रुपए हो तो हम 80 रुपए खर्च कर रहे हैं। अब अगर इनकम मैं 200 रुपए होगा तो हम 60 रुपए खर्च करेंगे। अगर मेरा इनकम 300 रुपए होगा तो हम 240 रुपीज खर्च करेंगे। समझ में आ चीज ना? तो इनकम पे जो फैक्टर नहीं है, फैक्टर डिटरमाइन इट, हम सिर्फ इनकम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, द अमाउंट दैट पीपल डिजायर टू स्पेंड ऑन कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन सभी फैक्टर्स में यहाँ पर इस चैप्टर में इनकम के बारे में बात होगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी के बारे में बात यहाँ पर नहीं होगा। सच एज इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इनकम ध्यान देना, हाई पैसे वाले लोग ज्यादा खर्च करते हैं, कम इनकम वाले लोग कम खर्च करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इकोनॉमी में लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो हम कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, और अगर इकोनॉमी रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे ज्यादा होगा तो हम कंजम्पशन कम करेंगे। ध्यान दो, मैंने उल्टा बोल दिया, दोबारा बोल दो। चलो, अगर इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट लो रहेगा, अभी तुमको कार मिल रहा है 10% इंटरेस्ट में, मान के चलो मैं 5% इंटरेस्ट कर दूं, तुम कार खरीद लोगे, बिकॉज पता है तुमको इंटरेस्ट के रूप में तुमको पैसा कम देना है कारों पर। लेकिन अगर वही इंटरेस्ट में 10% से बढ़ा के 15% कर दूं तो तुम कार नहीं खरीदोगे, तो तुम्हारा कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम रहेगा। तो लो इंटरेस्ट हाई कंजम्पशन, हाई इंटरेस्ट लो कंजम्पशन। वेल्थ ध्यान देना, जो वेल्दी पीपल होते हैं वो खर्च ज्यादा करते हैं, जो वेल्दी पीपल नहीं होते हैं वो खर्च कम करते हैं। लिक्विड एसेट्स ध्यान देना, हमारे पास कितना रेडी कैश अवेलेबल रहता है वो भी डिपेंड करता है। अगर तुम ऐसा नहीं कहते कि 2000 रुपए का नोट छुट्टा नहीं करवाएंगे, जल्दी खर्च हो जाता है, ये सेम कॉन्सेप्ट है। हमारा लिक्विड कैश ज्यादा रहेगा, स्मॉल एक्सपेंडिचर ज्यादा हमारा होगा, लिक्विड कैश हमारे पास कम रहेगा तो स्मॉल एक्सपेंडिचर हमारे पास कम होगा। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इनकम, स्टॉक ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सब मेरा सेकेंडरी है, 3-4 मैंने हाईलाइट कर दिया वहां पर। अब आते हैं मेन चीज जो मैंने कहा था कि हाउ एवर इनकम इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो मैंने कहा था। यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम करता ज्यादा है, इनकम काम करेगा थोड़ा। So Keynesian theory of consumption function therefore shows function relationship between the income of the consumer and the consumption habit or the portion of income spent for the consumption, दो के बीच में करता है। इनकम कितना है उसके बीच में, और वो इनकम का मेरा कितना पार्ट खर्च करता है, उनके बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है। क्या, कंजम्पशन फंक्शन। ध्यान देना, डेफिनेशन यहाँ पे याद कर लेना। So Keynesian theory of consumption function therefore shows the functional relationship between the desired consumption expenditure, बात करें इसके बारे में पूरा, and income। ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। To explain consumption function, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा थियरी में थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेंगे, इतना इनकम है इतना खर्चा समझाने के लिए तुम्हारा। To explain consumption function, economists use two technical concepts, ठीक है, namely the average propensity to consume and marginal propensity to consume। मैंने कहा था कुछ देर पहले भी, ठीक है, कि दो पार्ट्स के होते हैं, एक हमारा एवरेज बेस पर
जहां पूरा इनकम को कंपेयर करते हैं पूरे एक्सपेंस से, और मार्जिन में क्या करते हैं कि जो मेरा पहले इनकम था, इनकम में कितना बढ़ोतरी हुआ और जो पहले एक्सपेंस था उसमें कितना बढ़ोतरी हुआ, हम लोग वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, चेंज वाला ध्यान देना। एनीवे पढ़ते चलो। तो मुझे पहला यहाँ पे जो मिलेगा टॉपिक वो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ध्यान देना। टोटल इनकम, टोटल डिजायर्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय इनकम। आई रिपीट, एक्सपेंडिचर न्यूमरेटर मेरा रहेगा, इनकम मेरा रहेगा डिनोमिनेटर, और उसको कहेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दोनों हमारा टोटल रहेगा उस लेवल तक का। The average propensity to consume refers to the proportion of income devoted. Proportion of income ध्यान देना, 80%, 60%, 100 रुपए का 80 रुपए, 60 रुपए, इसको बोल रहे हैं portion of income, ध्यान देना, devoted to consumption. ठीक है, it is the ratio of total consumption to total income. देखो लिखा ना फॉर्मूला कि APC is equal to CYY. C मतलब होता है कंजम्पशन, Y मतलब होता है मेरा इनकम। तो अगर मैं 80 रुपए खर्च करना हो और इनकम 100 रुपए, तो जो मेरा वैल्यू आएगा, जो इक्वेशन बनेगा, 80/100, आंसर डेसिमल में आएगा 0.8। ध्यान देना, ये क्या शो करता है कि हमारे क्या किसी भी इकोनॉमी में अगर ऐसा है कि इनकम 100 है, खर्च 80 है, तो मतलब उस इकोनॉमी के लोगों का एपीसी है 0.8। ठीक है, आई रिपीट, 0.8 उस इकोनॉमी का है। और किसी इकोनॉमी का मान के निकाला मैंने, तो मुझे इंडिया का मिला 60 रुपए, मुझे मिला 100 में 60 रुपए खर्च करते हैं इंडिया के लोग, तो मुझे मिलेगा 0.6। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0.6 इंडिया का है। यूएसए का देखो तो मिलेगा तुम्हें 0.95, तुम्हें मिलेगा, मान के चलो। वो इनकम का 100 रुपए का 0.95 खर्च कर देते हैं, नहीं 1 रुपए का 0.95 खर्च कर देते हैं, तो मिल गया डेटा मुझे। तीन एग्जाम्पल लो, चलो एक लो तुम इंडिया का लो 0.6, एक तुम ले लो मान के चलो ऑस्ट्रेलिया का लेके चलो 0.8, एक तुम यूएसए का लेके चलो 0.95। तुम देख के बता दोगे कि कौन से किस कंट्री के लोग जो है कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, वैल्यू तुम्हारा बताता है। तो यहाँ जो एग्जांपल दिया टेबल 12.1, टेबल तुमको आगे मिल जाएगा। When the level of income is rupees 1000 crore, पूरे इकोनॉमी का बात कर रहे हैं यहाँ पर, and 900 crore is devoted to consumption, the average propensity to consume is 0.9। बस 900 divided by 1000, 0.9 ही हमारा आंसर आएगा। क्या समझ में आया सबको यहाँ तक? आ जाओ, रिप्लाई कर दो मुझे व्हाट्सएप पे। सिर्फ समझना है, लर्न कुछ नहीं करना। अपने आप से पूछना है कि समझ में आ रहा है, लर्न तो हो ही जाएगा थोड़ा सा। कि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ अभी, समझ में नहीं आएगा फिर तुम लोग लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, खुशबू को समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। ठीक है, अब बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब भी क्या होता है, बढ़े हुए इनकम, मतलब इनकम के बढ़े हुए पार्ट का मैं कितना खर्च भी बढ़ा रहा हूँ। यहीं पे लेके चलो ना, अब इनकम कितना दिखा रहा है पीसी में, 1000 करोड़। कितना दिखा रहा है खर्च, 900 करोड़। इतना तो मानते हो ना कि कंजम्पशन और जो इनकम का तुम्हें रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है कि इनकम को बढ़ाऊंगा तो कंजम्पशन भी हमारा बढ़ेगा, ये मानते हो। तो यहाँ पे जो हम लोग एमपीसी में जो कंसीडर करते हैं वो करते हैं कितना इनकम में चेंज आया, और इतना इनकम में चेंज आने से कितना मेरा एक्सपेंस में चेंज आया, उस चेंज को पकड़ो। तो मान के चलो अगर मैं एमपीसी निकाल रहा हूं, तो मुझे दिया कि पहले इनकम 1000 करोड़ था, अब इनकम हो गया 1200 करोड़, तो कितना चेंज आया इनकम में, 200 करोड़ का चेंज आया। 200 को रखो अपने हाथ, छोड़ दो बाकी सबको। अब बात करते हैं तुम्हारा एक्सपेंस के बारे में, कि पहले एक्सपेंस 900 करोड़ था जब इनकम मेरा 1000 करोड़ था, लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूं, इनकम बढ़ गया है, बढ़ के मेरा हो गया 1080, 1080 मेरा करोड़ हो गया। तो एक्सपेंस मेरा कितना उससे बढ़ा, 1180 करोड़ से बढ़ा मेरा एक्सपेंस पहले से कंपेरेटिवली। तब 180 ज्यादा नहीं बोला, हाँ नहीं 180 करोड़ को तुम अपने हाथ में रखो। तो बस यहाँ पर कितना इनकम में चेंज आया और कितना एक्सपेंस में चेंज आया, उस चेंज को पकड़ना। हमने किया ना रिवैल्यूएशन अकाउंट के ना, अकाउंट्स में कितना एसेट्स में कम आया उसको लिखो जाकर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना लायबिलिटी में कम आया उस अमाउंट को लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सेम यहाँ पर चीज है, कितना इनकम में चेंज आया 200 करोड़ उसको रखो, कितना एक्सपेंस में चेंज आया 180 करोड़ उसको रखो। तो जो चेंज का अमाउंट हम लोग लेंगे कंसीडर करें, खाली चेंज वाला अमाउंट, टोटल अब भूल जाओ।
यानी कि 180 करोड़ डिवाइड बाय 200 करोड़, तो मुझे आंसर कितना आएगा 0.9 मान के चलो। इसको कहते हैं एमपीसी बोलते हैं। एमपीसी पीसी अलग अलग है, ठीक है। एमपीसी वाले में हम चेंज इन इनकम का रेशियो निकालते हैं चेंज इन एक्सपेंस से। पढ़ता हूं चलो। So marginal propensity to consume refers to the ratio of change in consumption। कितना हो गया 900 से हो गया 1080 करोड़ हो गया, तो 180 करोड़ से इनकम में चेंज आया उसका टू चेंज इन इनकम। इनकम कितना हो गया 1000 से 1200 करोड़ हो गया, तो इनकम में 200 करोड़ का मेरा चेंज आया। तो 180 करोड़ डिवाइड बाय 200 करोड़ 0.9 हमारा आंसर आया। यहाँ कुछ एग्जाम्पल कुछ और दिया रहेगा लेकिन चीज वही है। यहाँ देखो लिखा इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 करोड़ टू 1100 करोड़, कितना का चेंज आया जी 100 करोड़ का है, तो 100 करोड़ बन जाएगा डिनोमिनेटर एमपीसी के अंदर। और यहाँ देखा कि एक्सपेंस हमारा जो है वो है 900 से बढ़ के 980 करोड़ आ गया। तो इनकम में एक्सपेंस में कितना चेंज आया है 80 करोड़ रुपए का। तो अगर मैं एमपीसी देख रहा हूं तो एमपीसी वाले केस में मैं डिफरेंस निकालूंगा, मुझे मिलेगा 80 डिवाइड बाय 100, मुझे मिलेगा 0.8। तो एमपीसी और एपीसी का वैल्यू अलग अलग हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंस एमपीसी का ज्यादा है एपीसी से। क्यों? कि गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म में बढ़ाना है एक्सपेंडिचर सॉरी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? एक्सपेंडिचर बढ़ने से। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि आर्टिफिशियली वो इनकम बढ़ाएगी। मैं रिपीट करता हूँ, वो आर्टिफिशियली इनकम बढ़ाएगी, यानी कि जो 1000 से कर देगी 1100 करोड़ कर देगी। तो गवर्नमेंट पता होना चाहिए ना कि मैं इनकम कितना बढ़ाऊंगा तो एक्सपेंस कितने से बढ़ेगा। यहाँ गवर्नमेंट को आंसर मिल गया। क्या आंसर मिला? कि जितना भी मैं इनकम बढ़ाऊं उसका 80% से एक्सपेंस बढ़ेगा। 80% से एक्सपेंस बढ़ेगा। ये मुझे कौन बता रहा है? मुझे एमपीसी बता रहा है। तो इसका वैल्यू मेरा कितना है 8.8 है। अगर निकालूंगा परसेंट में तो मुझे आंसर मिलेगा 80%। तो गवर्नमेंट को एमपीसी से डेटा और मिल गया। ठीक है, मुझे जितना भी बढ़ाना है एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म में, मुझे इतना आर्टिफिशियल इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं तुमको दो क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन में रहेगा किसी एमपीसी टीसी मतलब वैल्यू के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन में पूछता हूं कि गवर्नमेंट अगर 500 करोड़ बढ़ाए इनकम आर्टिफिशियली तो लोग अपना एक्सपेंस कितना बढ़ाएंगे? सिंपल तुम्हारा आंसर होना चाहिए 0.8 है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो 500 से, लोग अपना एक्सपेंस बढ़ाएंगे 400 करोड़ रुपए से। ध्यान देना। क्या समझ में आ रहा है मेरी बातों को? गवर्नमेंट को होना चाहिए ना कि भाई कितना रुपया चाहिए, कितना एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए उस इकोनॉमिक व्हील को वापस चलाने के लिए, 400 करोड़ कि 1000 करोड़। तो गवर्नमेंट को पता है हमारे इंडिया का एमपीसी कितना, अपने बढ़े हुए इनकम का लोग कितना पार्ट खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मुझे आंसर मिल गया इस चीज से। तो गवर्नमेंट को कल को लग रहा है कि 800 करोड़ से मुझे बढ़ाना है एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का, तो गवर्नमेंट कितना ऐसे इनकम बढ़वाएगी, कितना से इनकम आर्टिफिशियली बढ़ाएगी? आंसर हमारे सामने ही है 1000 करोड़। ध्यान देना, क्योंकि क्या 0.8 मुझे समझ में आ रहा है। तो क्या मुझे बताओ व्हाट्सएप में, क्या तुम लोग को 0.8 का तुम लोग को समझ में आया कॉन्सेप्ट? थोड़ा थोड़ा आ जाओ व्हाट्सएप, मुझे बता दो तुरंत। क्या तुम लोग को समझ में आया 0.8 का हमारा कॉन्सेप्ट? ये मुझे बस ये बताता है कि लोग अपने बढ़े हुए इनकम बढ़ने पर कितना एक्सपेंस बढ़ाते हैं, बढ़े हुए इनकम का कितना पार्ट वो खर्च कर देते हैं। क्या मुझे 0.8 मुझे क्या बता रहा है कि लोगों का इनकम 100 करोड़ से बढ़ाऊंगा तो वो 80 करोड़ अपना एक्सपेंस बढ़ाएंगे। तो अगर मुझे 800 करोड़ से बढ़ाना है उनका एक्सपेंडिचर, तो मैं उनका इनकम को बढ़ाऊंगा आर्टिफिशियली 1000 करोड़ से इनकम को बढ़ाऊं। गवर्नमेंट को चलिए पता है इस चीज से मान के चलो। अब प्रैक्टिकल तक कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो भी मुझे एंड में वैल्यू मिलेगा वही बताएगा। 0.8 मतलब क्या? बढ़े हुए इनकम का इतना परसेंट जो है वो लोग खर्च कर देते। ठीक है, होप समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा हो तुम लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मुझे दो चीज हम बताएगा आगे जाके। तो दे आर टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहला है द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द डिजायर्ड और प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को पता है तभी बढ़ेगा ये जब उसका इनकम बढ़ेगा। ठीक है, दैट इज लिखा जो ना, दैट इज द लेवल ऑफ कंजम्पशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। So countries with higher income, ध्यान देना, typically have higher level of consumption। ठीक है, तो ध्यान देना। ये अब मैं बात कर रहा हूँ यूएसए का, तो एक्स्ट्रा ज्ञान टॉपिक हम बात ही कर रहे हैं। तो यूएसए का क्रेडिट सिस्टम बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मतलब वहां पे जैसे कि हम लोग के सर पे अगर 1000 रुपए का लोन है, ठीक है, किसी को कंपनी को पे करना है उधार पे ले रखा हमने, तो
यही अगर मैं कंपेयर करूं यूएसए का, तो हर आदमी के ऊपर 1 लाख रुपए का लोन है कि उनका इनकम ऐसे नहीं बढ़ा, उनका इनकम बढ़ाया गया आर्टिफिशियली। वहां बैंक बहुत आसानी तुमको लोन दे देंगे, लोन लेके जाओ और करके तुम खर्च करो। समझ में आ रहा है? इसलिए इकोनॉमी ने क्या किया, मैं तुम्हें इसके पीछे कहानी बताऊंगा। कहानी तुम्हारा है द वर्ल्ड वॉर का टाइम तुम्हारा कहानी है, बहुत ही फेमस कहानी है यूएसए का एक्सपेंस बढ़ने के पीछे। एक बार क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 तुम्हारा हो चुका था, उसमें यूएसए इन्वॉल्व था। तो जब भी वर्ल्ड वॉर तुम्हारा होता है किसी भी इकोनॉमी में, एक होता है अनसर्टेनिटी का तुम्हारा चला था सिचुएशन। तो जो तुम्हारे पैसे 10 लाख रुपए तुम्हारे बैंक में हो और कल को तुम्हारा कंट्री किसी वॉर में चल जाए, तो क्या तुमको तुम्हारा बैंक पैसा देगी? बैंक तुमको पैसा नहीं देगी। क्यों? बैंक के रूल में होता है कि नेशनल इमरजेंसी में फंड पहले यूज होगा, तुम्हारे को कब बाद में हो देगी। हालांकि देगी लेकिन बहुत कम देगी। तो हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैं भी बहुत रेयर केस हो सकता है, लेकिन ये चांस तुम्हारा रहता है। जो पैसा हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कंपनियों में, बैंकों में ध्यान देना सेव रखा है, वो पैसे हमारे डूब सकते हैं। अगर बैंक डूबी तो हम भी डूबेंगे। और बैंक कब डूबेगी? जब तुम्हारा इकोनॉमिक कोलैप्स करेगा। तो कंट्री वॉर में अगर चलिए तो इकोनॉमिक कोलैप्स किया, पैसा भी हमारे चले गए। तो ऐसा रूमर उठा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कि फिर से जो है, हालांकि 2 वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं, आई गेस सॉरी 2 के बाद ही, सॉरी 2 के बाद वर्ल्ड वॉर 3 तो हमारा कभी तो हुआ नहीं, अभी कभी हो जाएगा पता नहीं मेरे को। तो वर्ल्ड 2 के बाद तुम्हारा क्या हुआ कि एक रूमर उठा यूएसए में कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। तो क्योंकि वहां के लोग वर्ल्ड वॉर 1 देख चुके थे, 2 देख चुके थे, इतना देखे थे कि पैसा बहुत लोगों का डूब गया। तो वो क्या किए, भागने लगे बैंकों की तरफ, अपना अपना पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए। आई रिपीट, अपना पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। वहां से बता रहा हूँ हिस्ट्री क्या है इस चीज का। और जो उनका वेल्थ था ना, वहां के लोग वो बेचना भी स्टार्ट कर दिए औने पौने दाम पर कि अब तो वर्ल्ड वॉर हो सकता है, हमारा लैंड फिर छिन जाएगा, हमारा कंट्री कुछ भी हो जाएगा, जितना पैसा है एक्यूमुलेट कर लो, खर्च करके उड़ा दो, मरेंगे तो सुने पैसा लेके जाएंगे ऊपर। तो ऐसा क्या हुआ कि 4-5 साल तक चला, लोगों को हैबिट लग गया, फिर वर्ल्ड वॉर ही नहीं हुआ, लोगों का चोपा हो गया। इसमें क्या हो, उनके पैसे सेविंग्स तो पूरे उड़ गए। अब लोग क्या करते, कंजम्पशन तो करने का उनको हैबिट लग गया, उनके एक्सपेंस बढ़ गए। अब इस एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए यूएसए में क्या स्टार्ट हो गया, क्रेडिट सिस्टम स्टार्ट हो। अब तो पैसे लोगों के पास तो है नहीं, सेविंग्स तो है, लेकिन कंजम्पशन तो बढ़ गया। ये वही ना बात हुआ कि जियो आया, 3-4 महीने या साल भर फ्री में इंटरनेट कनेक्शन दिया, हम लोग का यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा का हैबिट लग गया। अब जियो ने क्या किया, दाम बढ़ा दिया। तो चोरी करके, चाहे उधार लेके पैसे में, चाहे गोलगप्पे ना खा के, कपड़े नहीं खरीदे, रिचार्ज करवा रहे। क्यों? हैबिट लग गया। सेम चीज वहां भी है कि 4-5 साल उनको हैबिट लग गया पूरे कंजम्पशन हाई करने का। अब तो वर्ल्ड वॉर तो हुआ नहीं उनका चौपा होने के बाद, अब वो बैंकों से लोन लेने लगे अपने कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। तो पहले उल्टा कि 100 रुपए कमाए, 60 सेव किए, 60 खर्च किए, 40 सेव कर लिए। और जब उनका कंजम्पशन हठात से बढ़ गया 3-4-5 सालों में, उनको हैबिट लग गया, अब क्या करते हैं, वो बैंकों से लोन लेते हैं। नेक्स्ट मंथ सैलरी आया, फिर से लोन का ईएमआई चुक गया, फिर पूरा मंथ चला लोन पर, मतलब लोन ले रहे हैं, पे कर रहे हैं, ले रहे पे कर रहे हैं, मतलब पूरा इनकम, पूरा उनका जो इनकम है वो इससे के एक्सपेंस में ही तुम्हारा जा रहा है। कुछ में जानने वाले हैं यूएसए में, वो कहते हैं कि अगर वहां पे कोई जो नहीं, जो कारपेंटर होता है, या जो मान के चलो प्लम्बर तुम्हारा होता है, या फिर मान के चलो जो होते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रिशियंस, वो सभी कारों में आते हैं। हमारे यहाँ पे साइकिल पे आता है, चाहे पैदल ही आता है, पर कारों में आता है। तुम अब कंपेयर कर सकते, समझ सकते हो चीजों को, ठीक है। तो इसलिए यूएसए का तुम्हारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया, और एक्सपेंडिचर बढ़ने के बाद तो वहां का इकोनॉमी जो है बहुत ही अनस्टेबल है। कोरोना आया, वहां पे तुम्हारा जो है, वहां पे लॉकडाउन नहीं लग सकता था। अगर लॉकडाउन वहां पे लगता, तो लोगों के पास सेव्ड पैसे ही नहीं थे वहां पे लोगों के पास कि कंजम्पशन कर सकते, तो पूरा का पूरा यूएसए का इकोनॉमी कोलैप्स कर जाता। इसलिए कोरोना के बावजूद भी जो है यूएसए में लॉकडाउन पूरा नहीं लगा, लेकिन इंडिया में लग गया। क्यों? गवर्नमेंट को पता है हमारे यहाँ पे सियाने लोग हैं, वो पैसा दबा के रखे हैं, लॉकडाउन कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, वो साल भर कम से कम जी लेंगे अपने सेविंग्स से। तो मुझे बताओ, क्या तुम लोग को यहां तक समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ? पूरा कहानी क्लियर हुआ? कैसे कैसे क्या हुआ, क्या क्या हुआ, बताओ जरा व्हाट्सएप में आके। तो रिप्लाई करना पड़ेगा आज, क्योंकि अटेंटिव रहना पड़ेगा। तो क्लास में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, और मैक्रो पढ़ाने का थोड़ा सा मेरा तरीका अलग होता है। चलो समझ में आया, खुशबू को समझ में आ गया, समझ में आ गया अजय को, समझ में आ गया वैष्णवी को, ठीक है। शायद बाकी लोग को भी आ ही गया होगा। आज इंटरेस्ट तुम लोग को आ रहा होगा, गजब। तो यहाँ से चलो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है गवर्नमेंट को भी, क्या क्या है क्या क्या नहीं है।
तो यहाँ पे समझ में आ गया, इसलिए क्या कंट्री विथ हायर इनकम, अब उनके कंट्री का इतने साल हो गए, कंजम्पशन इतना हाई पे चला, सभी का इनकम हाई पे चल रहा है, तो वहां पर सब होगा इनकम भी हाई है। लेकिन ध्यान देना, इनकम हाई तो एक्सपेंस भी हाई, एक ही ना बात हुआ। मैं जमशेदपुर में 10,000 कमा रहा हूँ और 5,000 खर्च कर रहा हूँ, 5,000 सेव कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। लेकिन मैं बैंगलोर गया हूँ, वहां पर मैं 30,000 रुपए कमा रहा हूँ सेम काम के लिए और 25,000 खर्च कर रहा हूँ, बात एक ही पड़ा। सेम चीज यहाँ पर भी होता है। आगे बढ़ता हूँ, तब तक कंट्री बेस्ट है, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 10 सी मतलब कंजम्पशन जो तुम्हारा होता है वो फंक्शन है इनकम का। मतलब ध्यान देना, हम लोग इकोनॉमिक्स में इक्वेशन कब यूज करते हैं, जब दिखाना हम लोग को होता है कि कौन सा एट्रीब्यूट या कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर जो सी हमारा कंजम्पशन इक्वल्स टू एफ, ब्रैकेट में वाई लिखा है, क्यों, जो वाई मतलब इनकम हमारा, वाई डिपेंड करता है हमारे, सॉरी कंजम्पशन डिपेंड करता है वाई में, वाई में कोई भी चेंज आएगा तो कंजम्पशन में चेंज आएगा। अगर यूएसए में लगा दो लॉकडाउन 6 महीनों के लिए, तो पूरा लोग वहां भूखे मर जाएंगे, बिकॉज पैसे किसी के हाथों में नहीं है, सेफ कहां से पैसे निकालेंगे गुजरात। उनको वहां पर चलता है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट चलता है, भत्ता चलता है। वहां पर कोई अगर होते ना अनएम्प्लॉयड, तो उनको दिन का मिलता है $5, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। गवर्नमेंट को पता है बेचारा बस से कुछ सेविंग्स ही नहीं है, अगर हम नहीं देंगे तो मर बिना खाए मर जाएंगे, ठीक है। तो उसको तुम समझ ही पा रहे, सबको मिलता है। आगे बढ़ते हैं, तो समझने का पहला तुमको, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 यहाँ पे लिखा प्रॉपर्टी। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेस, इनकम जब बढ़ता है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस। ये कॉमन चीज है, समझाऊंगा तुम आगे इसमें ट्विस्ट क्या है। अगर इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन इकोनॉमिस्ट लोगों ने क्या देखा है, जितने परसेंट से इनकम बढ़ता है उतने परसेंट से एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ता है, बल्कि कम ही बढ़ता है। यानी कि पहले अगर मैं इनकम 1,000 करोड़ था किसी भी इकोनॉमी में, अब अगर उसका इनकम 1100 करोड़ हो जाए तो इनकम में कितना परसेंट का चेंज आया, निकाल सकते हो ना बेसिक मैथमेटिक्स से। डिफरेंस निकालो, 100 करोड़ डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, मतलब इनकम में चेंज आ रहा है कितना परसेंट का, 10% का, ध्यान देना, ठीक है। इनकम में कितना का चेंज आया, 10% चेंज आया। लेकिन जब तुम उसी एग्जाम्पल को कंसिडर करोगे तो वहां पर कितना, पहले था एक्सपेंडिचर 900 रुपए था, अब एक्सपेंडिचर मेरा हो गया 980। जब तुम यहाँ पे इनकम का जब तुम एक्सपेंडिचर कंसिडर करोगे तो तुम्हें मिलेगा तो इनकम के परसेंट से बढ़ने का बहुत कम परसेंट, कम ही परसेंट। तो यहाँ पे निकाल लो 80 डिवाइडेड बाय 90, आई रिपीट 80 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, तुमको आंसर मिलेगा 8.88% मिलेगा। तुम यहाँ पे क्या फील कर पा रहे हो कि इनकम 10% से बढ़ा है तो एक्सपेंडिचर बढ़ा है, नो डाउट, लेकिन जो बढ़ने का जो रेट है एक्सपेंडिचर का वो इनकम के बढ़ने के रेट से कम है, हमेशा ही तुम फील करोगे, ठीक है। कल को मानो अभी तुम्हारा सैलरी 10,000 है, तुम महीने का 8,000 रुपए खर्च कर रहे हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, अब तुम्हारा सैलरी हो गया 15,000 रुपए, तो तुम जितना अगर तुम्हारा इनकम बढ़ा 50% से, तुम खर्चा भी तुम 12 नहीं कर दोगे, हो सकता है तुम 2-3 महीने कर दो, उसके बाद तुम थोड़ा सा कम ही चले आओ, ये बेसिक फैक्ट है। तो दोबारा पढ़ता हूँ सेकंड फंक्शन यहाँ पर। The second property is that when income increases, consumption expenditure also increases, but by a somewhat smaller amount than increase in income, because a part of the increased income will be devoted to savings as well. हम पहले भी सेव करते 1,000 करोड़ में से 100 करोड़, अब जो इनकम बढ़ा है 100 करोड़ रुपए से, हम उसका भी सेव करेंगे, हम उसका 20% सेव करेंगे। क्या समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते चलो। In other words, increase in income will be divided between consumption expanding and savings। ध्यान दें, तो किसी भी इनकम का दो होता है पार्ट आगे जाके, एक तो कंजम्पशन सेव। तो मेरा इनकम 100 रुपए है, क्या हो गया, लोग भाग गए, बोर हो गए क्या, बहुत सारे लोग, खुशबू चली गई, सब लोग चला गया। तो एनीवे चलो हम लोग भी क्लास को अपन क्लोज ही करेंगे, बहुत हो गया इस चीज में। तो अगर मानो किसी भी इकोनॉमी में अगर मानो इनकम अगर मेरा 100 रुपए है, तो पहले हम सेव करते अभी फिर सेविंग्स में बढ़ जाता है, तो एक्सपेंड कम करने का मतलब क्या आता है, सेविंग्स का बढ़ना। तो इन अदर वर्ड्स, इंक्रीज इन इनकम विल बी डिवाइड बिटवीन कंजम्पशन स्पेंडिंग एंड सेविंग्स। वी कैन एक्सप्रेस दिस proposition in terms of marginal propensity to consume to the extent of that consumption increases with the, जो भी है यहाँ कुछ फायदा नहीं पढ़ के आते हैं। So Keynesian theory of consumption function along with its properties, ध्यान देना, is illustrated in figure number 1। consumption is plotted through, जो भी हम लोग कहा ना, अच्छा बाकी लोग तो आगे तुरंत आगे, चलो कोई आगे बढ़ते। तो consumption is plotted on the vertical axis, कितना हम consumption कर रहे हैं,
एंड इनकम ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो काम करते हैं, जो भी आगे का टॉपिक है हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। आज मैंने बहुत तुम लोग से बात किया इस चीज के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी जानी हम लोगों ने, जरूरी भी था इस चैप्टर के लिए, क्योंकि मैं 90% तो गारंटी देता हूँ चलो कि तुम्हारे क्लास के 60 या 70% बच्चों को ये चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा। तो समझने के लिए बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो डायरेक्ट पढ़ने पर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो आई गेस मेरे साथ अभी कौन को दिखते जरा, बाय बोलने का समय आ गया। खुशबू है, वैष्णवी, प्रेम, अजय, मलिका, कुमार, नीतीश, लक्ष्मी सोरेन और शशांक, राज। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाकी जो टॉपिक बचा इस चैप्टर का अच्छे से कवर करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, होप तुम लोगों को समझ में आज यहाँ तक। मैं इस क्लास को रिकॉर्डिंग